मौत से किसकी रिश्तेदारी होती है? आज उनकी तो कल अपनी बारी है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज उनकी कल अपनी बारी है। जब से वजूद में है ये दुनिया, तब से ये सिलसिला भी जारी है। कुछ इंसान बहुत महान होते हैं, कम्युनिटी की वो जान होते हैं। उनके जाने से कितना नुकसान होगा कम्युनिटी का, बस इस बात से वो अनजान होते हैं। आज जैसे लगातार बातें हो रही हैं कि 2020 सबके लिए ही मनहूस है, इसने किसी भी सेक्टर को छोड़ा नहीं है। आज के दिन बेहद दुख देने वाली खबर जिसने पूरी कम्युनिटी को हिला दिया, श्री प्रसन्न कुमार पिंचा जी हमारे बीच नहीं रहे। मेरे लिए बहुत ही सदमे वाली बात थी, क्योंकि वो मेरे गुरु थे। पिछले 6 सालों से वो मुझे मेंटोर कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, और घंटों घंटों हमारी बातें होती थी। पूरे इंडिया में शायद ये रिकॉर्ड होगा कि 11 इंटरव्यूज मेरे साथ उन्होंने की हैं। सिर्फ डिसेबिलिटी के मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पर भी वो खुल के बात करते थे। एक शख्स जो बेसिकली राजस्थान से फिर असम में जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, वहां गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल लगते हैं, फिर जॉइंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के असम से, फिर दिल्ली आते हैं और पहले डिसेबल्ड चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लगते हैं, प्योरली ऑन मेरिट बेस। एक शख्स असम से, नॉर्थ ईस्ट से आके वहां पे, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, चीफ कमिश्नर्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को जिन्होंने सही रूप से एस्टेब्लिश किया, सही काम किया, वो पिंचा सर ही थे। स्वाभिमानी, किसी के साथ अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तब भी अपनी बात को मजबूती से रखना। 2013 में स्क्राइब से रिलेटेड गाइडलाइंस को देना, जो एक बहुत लंबे अरसे से डिमांड थी सेक्टर, और जो भी सीसीपीडी आते थे उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। 2013 में फरवरी में लैंडमार्क जजमेंट आती है, और न जाने कितने लोगों को उसके बाद रोजगार मिला। वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन इन अवर कम्युनिटी। ये हमारी कम्युनिटी का दुर्भाग्य कह लीजिए कि हमारे पास बहुत कम ऐसे लोग हैं जो डेडिकेटेड हैं डिसेबिलिटी के कोर्स के लिए, और इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। उनमें एक बड़ा नाम प्रसन्न कुमार पिंचा जी का। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। डिसेबिलिटी राइट्स, एडवोकेसी की बात हो तो वो हमेशा मुखर होते थे। हिंदी और इंग्लिश पर जबरदस्त कमांड उनकी थी आपने, और उनकी शख्सियत ये भी थी कि वो चाहते थे कि हर वर्ग के लोग उन्हें सुने, कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए, किसी भी हिस्से से जो लिसनर्स है छूटने नहीं चाहिए। वो जब भी अपनी बात रखते थे, वो हिंदी में रखने के बाद इंग्लिश में कहते थे। वो हमेशा मुझे कहते थे, दानिश, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द पीपल हु आर रिजाइडिंग इन साउथ इंडिया, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द पीपल हु आर स्टेइंग इन नॉर्थ ईस्ट। एक बड़ी फैन फॉलोइंग थी उनकी, एक जबरदस्त व्यक्तित्व, और उनके व्यक्तित्व की बातें हम इस शो में करते रहेंगे। तो रेडियो उड़ान ने आज कंडोलेंस मीट रखी है ताकि सब उनको श्रद्धांजलि दें। और यहाँ ये भी मैं बात बताऊं, वो विजुअली इम्पेयर्ड थे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी ही उन्हें प्यार करती थी। उन्होंने तमाम कैटेगरीज जो डिसेबिलिटी सेक्टर की हैं, तमाम कैटेगरीज के लिए काम किया। और जब वो एक्शन एड में थे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उन्होंने डिसेबल्ड के साथ साथ पुअर पीपल के लिए भी काम किया, पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए भी उन्होंने काम किया। तो इस कॉल में काफी लोग हैं जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे भी। गूगल मीट का लिंक हमने दिया है और रेडियो उड़ान पर आप हमें लाइव सुन रहे हैं। और साथ ही साथ जो उन एरिया से हैं जहां इंटरनेट एक्सेस नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारे फोन नंबर 9015173846 पर भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। इन दिनों में पिछले 1 महीने से वो बीमार चल रहे थे। हालांकि पिछले 1.5 साल से उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले 1 महीने से उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया। साकेत मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे वो। इनिशियली लोगों ने ये कयास लगाया कि शायद उनको कोरोना हो, पर ऐसा नहीं था। इन्फेक्शन थी और बाद में निमोनिया में तब्दील हुआ। हार्ट की प्रॉब्लम थी उनको और आज ये दुखद समाचार हमारे बीच है। तो हमारे साथ मंतोष जी हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं मंतोष जी से बात करूं, ईश्वर से यही कामना कि उनकी आत्मा को शांति दे और रेडियो उड़ान की पूरी टीम की ओर से हम उन्हें नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मंतोष हमारे साथ हैं, बहुत करीबी थे। पिछली 1 साल से, लगभग 1-1.5 साल से बहुत ही ज्यादा करीबी थे पिंचा सर से और लगातार बात हो रही थी। मंतोष जी, कैसे याद करते हैं आप आज उन्हें? देखिए दानिश जी, ये पूरे दृष्टिबाधित समाज के साथ साथ विशेष रूप से मेरे लिए बहुत ही दुखद पल है। पिंचा सर बीते 3-4 वर्षों से मेरे बहुत करीब रहे और उनका ये उद्देश्य था, उनकी जो सोच थी कि युवाओं में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाए। और ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे भी इस योग्य समझा और हर संभव प्रयास करते थे कि इनको आगे बढ़ाया जाए। उनका असामयिक निधन विशेष रूप से मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है और मैं इसकी भरपाई कभी नहीं कर पाऊंगा। मेरी वार्ता लगातार उनकी धर्मपत्नी से हुआ करता था। वो बताती थी कि वो अस्पताल में भी अस्वस्थ रहने के बावजूद भी उनसे पूछते थे कि मंतोष का फोन आया था क्या। तो आप समझ सकते हैं कि वो मेरे कितने करीब रहे। और उनका एक सपना था, वो एक कहते थे कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बनाकर ही जाऊंगा, लेकिन शायद इसका इतना आभास उन्हें भी नहीं रहा होगा और मुझे तो था ही नहीं कि वो बीच रास्ते में मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो ये मेरे लिए और सभी विशेष रूप से युवा साथियों के लिए एक बहुत बड़ी एक दुख की घड़ी है, लेकिन जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना होगा और हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि हम उनके सपने को साकार बनाएं। जागरूकता और हर अंतिम पायदान पर खड़े दृष्टिबाधित साथी तक पहुंच उनका उद्देश्य था, उनकी सोच थी और उनके इस सपने को साकार करने के लिए हमें आज संकल्प लेना होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इससे ज़्यादा मैं इस समय कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत आहत हूं उनके असामयिक निधन से। जी मंतोष, इससे पहले हमारे साथ काफी लोग हैं और मैं चाहता हूं कि सब अपने विचार व्यक्त करें। पुनीत, हमारे पास एक चैट भी आई है, अगर आप रीड आउट करें तो सबकी बारी बारी हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए पिंचा सर की आवाज को सुनते हैं, उस बुलंद आवाज को सुनते हैं कि वो उनके बचपन के बारे में जानते हैं, उन्हीं की जुबानी। तो आइए सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको और आपके उन तमाम साथियों को, युवाओं को, युवतियों को और अन्य साथियों को बधाई देकर शुरू करना चाहता हूं, जिन्होंने कि रेडियो उड़ान के रूप में इस महत्वपूर्ण पहल को शुरू आपको और आपके उन तमाम साथियों को, युवाओं को, युवतियों को और अन्य साथियों को बधाई देकर शुरू करना चाहता हूं, जिन्होंने कि रेडियो उड़ान के रूप में इस महत्वपूर्ण पहल को शुरू किया है और इसे चला रहे हैं। और मैं ये उम्मीद जाहिर करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में रेडियो उड़ान नई नई उड़ानें भरेगा। इसकी जो पहुंच है वो और विस्तृत होगी और मैं चाहूंगा कि इसके जो कार्यक्रम है उसमें और विविधता आए।
I would like this Radio Udaan to expand in its outreach and also to diversify in the variety of its programs. Now, having said this, इसको कहने के पश्चात अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ जी कि मैं जन्म से दृष्टिबाधित हूँ। मेरा जन्म राजस्थान में चूरू जिले में सरदार शहर नामक एक कस्बे में हुआ है। आपको पता होगा कि चूरू जिला एक सेमी डेजर्ट एरिया है और मैं एक मध्यवर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मेरा जो तात्कालिक परिवार रहा वो बड़ा सपोर्टिव था। उनके विचार, विशेष करके मेरे जो स्वर्गवासी पिता, उनके विचार बहुत ही प्रगतिशील थे और उनको आज से 50-60 वर्ष पहले भी ये विश्वास था और पता था कि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी अन्य किसी भी व्यक्ति की तरह पढ़ लिख कर समाज का एक उपयोगी नागरिक बन सकता है। तो पहले मैं एक, जिसको आप मुख्य धारा के स्कूल कहते हैं, जिसको आप एक आम स्कूल कहते हैं, वैसे स्कूल में कुछ दिन गया। जाने के बाद में कलकत्ता में एक दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक विद्यालय में मैंने कुछ वर्ष तक पढ़ाई की। वहां से फिर मैं अपने जो नेटिव स्टेट राजस्थान में आया और वहां से मैंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा एक निजी प्रार्थी के रूप में उत्तीर्ण की और उसके बाद में जो मेरी कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की जो भी पढ़ाई थी, जो भी शिक्षा थी, वो मेरी आसाम में हुई, क्योंकि उस समय हमारा परिवार असम चला गया था। मेरे पिताजी अपने कारोबार के सिलसिले में आसाम में स्थानांतरित हो गए थे। तो वहां से फिर मैंने कानून की पढ़ाई, स्नातक की पढ़ाई खत्म की, फिर कानून की पढ़ाई की और उसके बाद में मैंने अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी में अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल की। तो बहुत संक्षेप में इस प्रकार का बचपन। तो पिंचा सर के बचपन के बारे में आपने जाना, उनकी एजुकेशन के बारे में। पिंचा सर हमेशा कहते थे, जब भी मैं कहीं जाता हूँ प्रोग्राम में और जब मुझे कहते हैं कि मैसेज दीजिए, तो एक शेर था उनका बहुत फेमस, जो वो अक्सर कहा करते थे मैसेज के रूप में, कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना जाए। तो हमारे साथ केव से सुभाष वशिष्ठ सर हैं। सुभाष सर भी बहुत करीबी थे पिंचा सर के। सुभाष सर कैसे याद करते हैं आप पिंचा सर को? आई थिंक दानिश, बहुत दुख भरा दिन है आज। एक शख्सियत हमारे बीच से चली गई है। ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो चले जाएंगे। एक लंबे अरसा मुझे मिला उनको समझने का, उनके साथ काम करने का, चीफ कमिश्नर बनने के बाद भी और उससे थोड़ा पहले भी एज एन एक्टिविस्ट। और NHRC में जब वो काम करते थे तब काफ़ी एक्टिवली हम उनके साथ जुड़े रहे। मुझे एक बात हमेशा याद आती है कि जब भी कोई लीगल इश्यू पर राय लेनी होती तो he would immediately call and कॉल करने के बाद, अभी बहुत रिसेंट में बताऊं तो भी जनवरी में मैं US में था। I went for some meeting there। तो उस समय शायद वो भी US में ही थे, अपनी डॉटर के पास ठहरे हुए थे और इंडिया में बड़े सारे चेंजेस हो रहे थे। स्पेशली उस समय ये जो वी सिद्धराजू वाली जजमेंट आई थी, तो ही वॉज सो क्यूरियस टू नो। उन्होंने मुझे उस वक्त शायद 20-25 कॉल किए एंड वी केप्ट टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप। बहुत बारीकी से अध्ययन करने का और लर्निंग का उनका बहुत अच्छा शौक था। बेसिकली डिसेबिलिटी में कोई भी डेवलपमेंट है तो ही वुड लाइक टू नो, और वो उसके लिए वो सभी से संपर्क में रहते थे, ही सबसे कॉल करते रहते थे। मुझे और कई सारी चीज़ें याद पड़ती हैं उनके बारे में। बड़ी बात ये थी कि उनकी एक शख्सियत का एक ये पहलू था कि यदि अन्याय है और उनको लगता है ये राइट चीज़ है, तो उसके लिए वो सख्त होने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करते थे। चाहे वो बेशक अपना ही डिपार्टमेंट हो, चाहे अपना ही सीनियर हो, मतलब उसके लिए वो एकदम अड़ जाते थे। और पहले
वैसे अनुनय विनय करते थे, बट ये नहीं मानते थे, तो उन्होंने एज ए CCPD उन्होंने वो करने की वो भी किया, उन्होंने दिखाया। मैं बहुत खुश नहीं हूँ कि टुवर्ड्स द एंड उनको एक सेकंड टेन्योर भी दिया जा सकता है, खैर वो पास्ट है, लेकिन एक बहुत अच्छा लीडर फर्स्ट टाइम हमको मिला था देश में एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑन एज कमिश्नर। शायद उन्होंने अपनी छाप ऐसी छोड़ी जो हम आज सब उनको याद कर रहे हैं। और उनकी एक और बात उनकी मैं बहुत याद करता हूँ कि उनकी हिंदी और अंग्रेजी पर बहुत बढ़िया पकड़ थी। उनको कोई ये नहीं कह सकता था जब वो हिंदी बोल रहे हैं कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं है, या अंग्रेजी बोल रहे हैं तो उनको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती थी। बहुत गुड क्वालिटी उनका वो था, डिक्शन था, कमांड बहुत अच्छा था लैंग्वेज पे, अपनी बातों को व्यक्त करने में बहुत मतलब उनको शब्दों की कोई कमी नहीं पड़ती थी, बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करते थे और बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखते थे। तो ये सब चीज़ें हमारे जहन में रहती हैं और लगातार संपर्क में रहते थे, इसलिए एक बहुत बड़ी कमी उनकी खल रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो अक्सर मुझसे जब भी अपना उन्होंने YouTube पोस्ट कार्ड करना होता था तो उससे एक दिन पहले थोड़ा बात करते थे मुझसे कि जब मैं इस विषय पे बोलने जा रहा हूँ तो आप मेरा प्लीज़ इसको सुनिएगा, और कोई डिस्कशन करना होता तो वो डिस्कशन करते थे। तो पिछले कुछ करीब 6-7 महीने से वो काफ़ी YouTube पर उन्होंने काफ़ी RPWD एक्ट पर अपने वो अपनी विस्तार से अपनी व्याख्यान भी दिए लोगों को जान, अब बेसिकली अवेयरनेस रेजिंग के लिए उन्होंने बहुत ऐसे वीडियोस बनाए, यूट्यूब चैनल बनाया जी। तो ये सब चीज़ें मतलब आपको याद रह जाती हैं। और एज एक बहुत ग्राउंड लेवल के मतलब एकदम ग्राउंडेड, जिसको कहेंगे आप, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, बिल्कुल भी उनके अंदर बिल्कुल कोई किसी तरह का अहम नहीं, एकदम आप कहेंगे उसको एकदम बच्चों की तरह सरल, इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। इतने ऊंचे पद पर रहने के बावजूद बहुत साधारण तरीके से सबसे मिलजुल कर बात करते थे, कोई पद का कोई उनको कभी वो गुमान नहीं था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहती हैं, आप उनको अब और अधिक मैं क्या बोलूँ, मतलब उनको कुछ शब्द नहीं है उनकी याद में। सुबह से हम ऐसे ही मतलब पूरा दिन उन्हीं की सोच में डूबे हैं। जी, थैंक यू सो मच सुभाष जी। तो सुभाष सर थे हमारे साथ और बिल्कुल ये बता रहे थे, और जब इन्होंने कहा चाइल्ड की, तो मुझे वो हमेशा कहते थे, दानिश तू अभिनव की तरह है, उनके बेटे का नाम अभिनव है, तो हमेशा मुझे कहते थे कि तू अभिनव की तरह है और मैं को बहुत मजा आता है तुमसे बात करके। और साथ में ये भी हमेशा कहते थे, जिस दिन तुमने मेरी ऑफलाइन बात को कहीं ऑन किया तो फिर मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो वो पूरा हक रखते थे मेरे पे और बहुत डिस्कशंस होती थी। हमारे साथ धारियाल सर हैं, काफी लोग हैं, जावेद तक सर है, पूनम नटराजन मैम है, सतेंद्र सर है, निपुण सर है, काफी जगदीश सर हैं, तो सबके पास बारी बारी आऊंगा। धारियाल सर, बहुत क्लोजली आपने काम किया और आपके तो फैमिली रिलेशन थे और अभी भी आप इन टच थे, और आज क्रिमिनेशन सेरेमनी पे भी आप गए थे, तो कैसे आज आप याद कर रहे हैं पिंचा सर को? मैं क्या बोलूं, मैं काफ़ी दिन से जब से उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने मुझे एक वॉइस SMS किया था, जिसको इत्तेफाक से मैं काफ़ी दिन के बाद खुला, करीब हफ्ता या ऐसे कुछ देर के बाद। उसमें उन्होंने अपनी सेहत के बारे में, बिगड़ती सेहत के बारे में बात बताई, मुझे लिखा था। और जब मैंने उनसे बात की तो उसमें वो बात करने की स्थिति में नहीं थे। जब वो उस स्थिति में आई तो उन्होंने बात की, बताया कि उनको सांस की लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। ऐसे वो सब मेरे पास वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं। तो एसिड ऊपर आ जाता है, गले तक आ जाता है, रात में बहुत दिक्कत उनको होती है इस तरह से। तो उसके बाद मैं रेगुलर उनको इन टच रहता था। अदरवाइज चूँकि हमने तो साथ में काम किया था एज चीफ कमिश्नर, वो मेरे बॉस रह चुके और इतना मैंने एंजॉय किया जो मैं यहाँ पर बखान नहीं कर सकता, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। बट उनसे लाइफ में जो डिसेबिलिटी सेक्टर में खासकर, या लाइफ के अदर एक्सपीरियंसेस भी हैं, वो भी सीखने को मिले।
बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति थे और कभी उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए क्या होंगे उसके बारे में कभी सोचा नहीं। ही ऑलवेज थॉट कि ये डिसेबिलिटी सेक्टर एज ए चीफ कमिश्नर वो उनको क्या करना चाहिए और कैसे ऑर्डर देने चाहिए, वो सब उनके जहन में रहता था। और ये भी मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि अपने चाहे जिस लेवल के भी उनके कलीग्स रहे हों, चाहे सबॉर्डिनेट्स हैं या फिर कलीग्स हैं, या वो कभी उन्होंने भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया और जो भी सजेशन जिससे भी जहाँ से जिस कॉर्नर से भी मिला उसका भरपूर यूज किया। उनको मौका देते थे और मुझे उनके साथ काम करने में कभी ऐसे नहीं लगा कि वो मेरे बॉस हैं। हमेशा प्यार से बात करते थे और एनकरेज करते थे, ऑलवेज अप्रिशिएट करते थे। ही नेवर forgot to appreciate the good work done by anyone. जी। इससे उनका जो तकलीफ थी मुझे एहसास होने लगा था। उनकी वाइफ से मेरा रेगुलर जो कम्युनिकेशन टेलीफोन में बात होती थी। हॉस्पिटल भी हमने देखने के लिए उनको गए जब तो उनको जब बताया गया कि मैं आया, हम लोग आए हैं, मेरी वाइफ और मैं, तो जोर से उन्हें हाथ पकड़ करके कुछ जो भी अपनी सोच थी, प्रोबेबली ही सेड गुड बाय और समथिंग लाइक दैट, कि बहुत दिन नहीं है, तो उसके दूसरे एक दिन बीच में छोड़ करके दैट इज ही लेफ्ट। और ये बहुत ही बड़ा लॉस है डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए। ये जो रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज इन डिसेबिलिटी सेक्टर ही नहीं और सेक्टर्स में भी। एज ए पर्सन आप किसी भी विषय में पिंचा साहब से बात कर ले, दुनिया का कोई भी विषय हो, उसमें वो स्पिरिचुअलिटी हो या कोई साइंस से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, वो बिल्कुल पूरा नॉलेज रखते थे। और हमारी संवेदनाएं ऑफ कोर्स उनके बच्चे इधर नहीं, अलग अलग देशों में हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। डेफिनेटली ही विल गो टू द रियली वेयर पीपल, आत्मा को जहां जाना चाहिए वो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उनकी वाइफ के बारे में, राधा जी के बारे में मैं दो शब्द बताना चाहूँगा। इतनी मजबूत महिला, इतनी पॉजिटिव और इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर मैंने बहुत देखा नहीं किसी और महिला को। अकेले उन्होंने सब कुछ किया। साइड से मैंने भी ये सोच लिया था कि अगर बाई चांस ये होगा तो फिर हम लास्ट राइट्स किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, ये भी हम अपने घर में हम भी बात कर रहे थे। वो भी अपना सोच दिमाग में समझ के, शी हैड प्लान, हर चीज पहले उन्हें प्लान किया हुआ था कि क्या करेंगे, ये होगा तो क्या करेंगे, वो होगा तो क्या करेंगे, जो भी ऑप्शंस होंगे, जो भी सिनेरियोज उनके सामने आएंगे, क्या क्या करेंगे। तो ये मुझे बहुत ही, और आज उन्होंने ये बोला कि सब कुछ मैं करूंगी, जो भी करना है, लास्ट राइट्स जो भी कर्मकांड होता है वो खुद उन्होंने अपने भतीजी के साथ, अशोक उनका भतीजा है, और वो बाई चांस उनके दोनों लड़के जो एक कलकत्ता में एक बेंगलोर में थे, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उन लोगों का ट्रांसफर एक का नोएडा हो गया, एक गुड़गांव हो गए, तो वो लोग भी थे और उनके बेटे के इन लॉज हैं वो थे। तो डिसेबिलिटी सेक्टर का काफी एक लॉस है, पर्सनल लॉस मुझे लगता है अपने लिए। बिल्कुल, थैंक यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बातें की। डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट MSJI से भी उनके लिए श्रद्धांजलि आई है और बड़ा लॉस बताया है उन्होंने कम्युनिटी के लिए। हालांकि मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आज मैंने पूरा दिन जोर लगाया क्योंकि वो इकलौते डिसेबल्ड थे CCPD। मैंने बाइट मांगी उनसे और कभी उन्होंने संडे का हवाला दे दिया और कुछ शायद मेरी इंटरव्यू के बाद दे वर नॉट हैप्पी, तो किसी ने बाइट नहीं दी। जबकि मीडिया डिपार्टमेंट है और इकलौता इतनी दिवंगत आत्मा और इतना कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के लिए
वी वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ बाइट्स आती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो भी कारण रहे हों। लेकिन मिनिस्ट्री नीड्स टू बी मोर सेंसिटाइज्ड कि एक ऐसे शख्स हैं। और मेरे को ये याद आता है, काफी लोग लाइन में हैं और मैं कोशिश करूंगा सबको लेने की। अच्छा, क्विकली दानिश मैं बता दूं, एक मैंने ना, चूंकि जो पहला मैसेज मैंने भेजा था उनकी डेथ के बाद में, सभी को मैंने भेजा, कुछ लोगों को भेज दिया था, सबने फिर आगे बढ़ाया, तो उसमें मुझे सेक्रेटरी मिसेस गैम्बलिन को और फॉर्मर सेक्रेटरी मैडम स्तुति कक्कड़, उन लोगों ने भी मेरे पास बहुत सारी संवेदनाएं है, उसमें से वो भी शामिल है। थैंक यू जी। चलिए, डॉक्टर सत्येंद्र आप हैं हमारे साथ। डॉक्टर सत्येंद्र भी बहुत क्लोज थे उनके और अक्सर बात होती थी। जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ ब्लाइंड ही नहीं, हर कम्युनिटी से उनका बहुत लगाव था। जी डॉक्टर सत्येंद्र। हाँ दानिश, ये एक आज का दिन वाकई में काफ़ी ख़राब दिन है, क्योंकि आज पूरे विकलांग जगत ने, डिसेबिलिटी सेक्टर ने एक बहुत बड़े इंसान को खो दिया है। लेकिन आने वाला कल इस बात की गवाही देगा कि जिन्होंने जितने भी काम किए हैं वो किसी को बताने के लिए नहीं है, वो अपने आप रास्ता देंगे, क्योंकि उन्होंने इतने सारे काम किए हैं। काम सारे करते हैं। किसी ने कहा भी है कि लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। तो 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं हमारे पास, अगर आप देखें तो चीफ कमिश्नर बॉडी और नेशनल ट्रस्ट है। बट कितने कमिश्नर आए, कितने कमिश्नर गए, लेकिन जो ताकत दी गई चीफ कमिश्नर के कोर्ट को, वो श्री पिंचा जी के टाइम पर ही हुआ ये पूरा का पूरा, क्योंकि वो पहले ब्लाइंड पर्सन थे जो कि चीफ कमिश्नर बने, और पहले इंसान है पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज का चेयरपर्सन का काम किया। आज ही के दिन 30 साल पहले जो अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है वो पास हुआ था। मैं इसका क्यों रेफरेंस दे रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि कानून चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे अमेरिका में हो, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, until unless it is being implemented by people who actually care, it is useless। वहां पर भी कई सारे अमेंडमेंट्स पास हुए, तब कहीं जाके वो शक्तिशाली बना। और वही बात यहाँ पर भी है कि जो हमारा PWD एक्ट 1995 था, there were a lot of lacunas in that act, but even then during his tenure as a chief commissioner for person with disabilities, जो उनके जजमेंट थे, मुझे अपना एग्जांपल याद आ रहा है कि मैं कोई पैदा तो हुआ नहीं था एक्टिविस्ट, तो मेरी जो लर्निंग थी, जो मैं कह सकता हूँ कि ही वाज माय वर्चुअल मेंटर फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियली इन द सेंस दैट 2012 में पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगस्त में, जब वो एक चीफ गेस्ट थे। तो उनके अगर आप वेबसाइट पर अगर देखें चीफ कमिश्नर की, तो उनके जितने भी जजमेंट है वो अपने आप में पूरी लर्निंग। आपने कब ऐसा लास्ट टाइम देखा था कि एक जो चीफ कमिश्नर है उसकी जो लॉयल्टी है वो अपने संविधान की तरफ है, कानून की तरफ है। उनके पास इतने गट्स थे दैट ही वाज एबल टू इशू शो कॉज नोटिस टू हिज ओन डिपार्टमेंट, हिज ओन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कि आपने जो PWD एक्ट 1995 है वो नहीं इम्प्लीमेंट किया। जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं कमिश्नर्स की, वो आपने क्यों नहीं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने डाली, क्यों नहीं आपने पोस्ट जो आइडेंटिफाई अब तक नहीं की। और सिर्फ उन्होंने सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए नहीं काम किया। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली रोट लेटर्स टू both the center and the states that where is the data on women with disabilities in center and state and NSCCs. And he was the first person who banned the derogatory expression handicap. Right. और सबसे बड़ी बात है कि जी, और सबसे जो RPT बिल की जो पूरी बात हुई थी, उसका जो हंगामा आप सबको पता है, ये पूरा इतिहास गवाह है। अनफॉर्चुनेटली उस समय डिसेबिलिटी सेक्टर में एक तरह से डिवीजन पैदा हो गया था, और कई सारे उसके रीजंस थे, उसके कई सारी पॉलिटिक्स थी। बट इवन इन ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज अ ह्यूज, नोबडी वाज क्लियर व्हाट्स हैपनिंग, कौन सा ड्राफ्ट है फाइनल, किसको है, क्या है उसमें, क्या लकीन है, किसी को कुछ नहीं पता था। And he was in that unstable time that he was the person who actually wrote to that time the Prime Minister of India that the route of ordinance is not correct, and that too by a person who was in a government post. So he is an inspiration to all the people, though you are in a government job or a non-government job, that your first loyalty is towards your own sector and the law of the land, not towards your position. And how we awarded him, his tenure of 3 years was not extended. There has been multiple examples of previous chief commissioners, so-called bureaucrats, non-disabled bureaucrats, whose tenure has been extended once and twice and thrice. His tenure was not extended.
all of his judgments, they have suddenly vanished. I mean, the CCPD website is not even there, so people don't even know kya hai kya nahi hai. All of his, judgments and letters, which inspired us to file those petitions, to know about our rights, how to use a legal language. I learned a lot from those letters. And मेरी usually जब भी मैं hospital जाता था morning time में car में, that was my time when I used to call him and we used to have a very long chat on that. That was the thing which I will be missing a lot, because he has so much clarity on all the issues. Now we are not legal experts, so जिस तरह से the way he used to simplify these things into very simple language, and that too in both Hindi and English, that was commendable. So I think his legacy will go a long way, and people have lost a true leader. He was a true international leader, not only about India. His clarity on all the issues. I don't know what else to say. Dr. Satyendra, he was very vocal against the word called Divyang. He wrote to government, everybody. He was very vocal, and मेरे को याद है उनके जो साधारण जीवन की हम बात करते हैं, 2014 में जब हमने रेडियो एस्टेब्लिश किया तो AICB ने ब्रेल डाइजेस्ट में आर्टिकल डाला रेडियो उड़ान का, तो ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी, तो कहे हेलो दानिश, मैं प्रसन्न कुमार पिंचा, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। मैं कहा सर आपका नाम कौन नहीं जानता, तो मैं तो सर आपका नंबर ढूंढ रहा था, मेरे को आपको इंटरव्यू करनी है। तो बोले जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगता है, जो इनिशिएटिव कम्युनिटी की एम्पावरमेंट के लिए होता है, वहां मैं खुद आ जाता हूं, मुझे कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दानिश, अरमान अली सर भी हैं हमारे साथ। जी, अरमान अली सर इनके पिता तुल्य थे, बहुत भी थे अरमान सर के। पिंचा सर जब भी मेरी बात होती थी और अरमान सर का जिक्र होता था, अरमान सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है NCPDP के, 2 मेंटर इन्होंने खोए हैं, जावेद अबीदी साहब और अब पिंचा सर। जी अरमान सर, कैसे याद कर रहे हैं आज? मेरे लिए तो एक पर्सनल लॉस है दानिश, एंड पिंचा साहब को मैं 1998 से जानता था, और जबकि मेरी उम्र 17-18 साल होगी, उस वक्त से मैं उनको जानता था। और मेरी उनसे अभी 1 या 30 जून को बात हुई थी। तब कह रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अरमान बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो उनको मैं बाद में फोन करूँ। और फिर ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट का मुद्दा आ गया, उसको लेके हम बहस हो गए। फिर उनको मैंने मैसेज किया, मैसेज का जवाब भी सर ने नहीं दिया। कल दोपहर को मैं सोच रहा था कि फोन करके बात करूं, काफी दिन हो गए, और आज सुबह सुबह ही ये सूचना मिली कि वो नहीं रहे। जब भी बात करते थे तो जरूर मुझे भी कहते थे कि तुम अभिनव जैसे हो। अभिनव उनका बड़े लड़के का नाम है, और पर्सनल बहुत रिलेशन था, फैमिली जैसा। और ऐसा नहीं कि मतलब काम को लेके ज्यादा बात करते थे, मतलब जैसे धारियाल साहब कहते, बहुत ज्यादा नॉलेज था उनको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर या किसी भी भाई को लेके, तो बहुत खुल के बात करना था। और उनके लाइफ टाइम में उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है, एक जोरहाट, एक छोटा सा अपर असम डिस्ट्रिक्ट है, वहां के ब्लाइंड स्कूल को सेटअप करके, वहां प्रिंसिपल करके, गवर्नमेंट में ज्वाइन करके, एक्शन एड काम किया, फिर दिल्ली में चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी आए। आई थिंक इट्स एक नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से राज्य से आप आगे नेशनल लेवल के ओहदे पे आना, और व्हेन यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और एक छोटी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड ही हैज फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब एक स्टॉलवर्ट थे अपने ही जोन राइट। जी, चलिए अरमान सर है हमारे साथ। सर माफी चाहते हैं, ये जो भी हुआ टेक्निकल इशू। तो मुझे याद है अरमान सर, जब NCPDP में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने वाले थे, तो मुझे पिंचा सर ने कहा कि इतना कैलिबर है अरमान में, तो पता नहीं क्यों हेजिटेट कर रहा है। तो वाकई आपने जो बताया कि बहुत क्लोज रिलेशन था आपका। जी, और NCPDP के आने के बारे में उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि तुमको जो अच्छा लगे मैं वही करूँ। और टाइम एंड अभी तो उनसे बात हुई थी मेरी, मतलब, और हम बहुत देर बात करते थे फोन पे। ये धारियाल साहब भी कहेंगे या सतेंद्र है, वो भी कहेंगे कि जब बात करते थे बहुत खुल के, बहुत देर तक मतलब
नहीं रहता है, इसलिए ये है कि जब तक नहीं आते तब तक बात करते हैं आपके साथ किसी भी चीज को, तो हमेशा याद रहेगा। और उन्होंने काफी अपने यूट्यूब वीडियो छोड़ के गए हैं, तो आई थिंक इट्स गुड थिंग दैट इज डन। कभी भी मन जाए तो सुन पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 11 इंटरव्यूज किए हैं सर मैंने उनके साथ, तो आई थिंक इस मॉर्निंग काफी लोगों का फोन भी आया गुवाहाटी से, आसाम से, फॉर द फैक्ट दैट पीपल नो दैट ऐसा समय है कि हम कहीं जा भी नहीं पाए, अस्पताल भी नहीं जा पाए, कि आखिरी लास्ट लाइट्स में नहीं जा पाए। इट्स वेरी पेनफुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए, आप लोगों की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है उनके मिशन को आगे ले जाने की। थैंक यू सो मच। मधु मैम है हमारे साथ, मैं कोशिश करता हूँ लिस्टर्स को, तब तक मधु मैम है हमारे साथ। मधु मैम, बहुत अच्छा रिलेशन था आपका भी, अक्सर हमारी बातें होती थी, तो आप कैसे याद कर रही हैं पिंचा सर को? लिसनर्स, आप हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि गूगल मीट पे ऐसा हुआ, काफी लोग जुड़े हुए थे, लेकिन आप रेडियो उड़ान हमारी स्काइप आईडी पे जुड़ सकते हैं। जी मधु मैम। एक्चुअली आज का दिन जो शुरू हुआ बहुत ही दुखद नोट से मैं कहती हूँ कि स्टार्ट हुआ मेरे लिए। पिंचा जी के बारे में जब ये खबर मिली तो पता नहीं, मतलब इट वाज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माय व्यूज। वो जो मेरी लाइफ में उनका जो मेरा और उनका मिलना था 20 साल पहले, बहुत एक बड़ा फनी तरीके से हम लोग मिले थे एयरपोर्ट पे। हम एक चेयर पे बैठे थे, किसी ने आकर किसी को मेरे बगल में किसी को बिठा दिया। मुझे ऐसा लगा कि कोई ब्लाइंड पर्सन ही है मेरे बगल में बैठा है, तो मैंने ऐसी बात शुरू करने के लिए उनको कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोलने लगे कि मैं ना कलकत्ता जा रहा हूँ और मैं एक दृष्टिहीन पर्सन हूँ, और आप कहाँ जा रही हैं? तो मैंने कहा मैं भी एक दृष्टिहीन पर्सन, मैं भी दृष्टिहीन हूँ, मेरा नाम मधु सिंघल है। तो फिर उन्होंने मुझे पहचान लिया, क्योंकि उस समय वो एक्शन एड में थे और एक्शन एड के द्वारा वो मुझे पहचानते थे। तो फिर तो वो बड़े खुश हो गए। वो बोले जी अरे मुझे आपसे मिलना था, मैं सोच रहा था कि इस बार बेंगलोर आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। कैसी जगह पे मुलाकात हुई है, तो फ्लाइट थोड़ा लेट हुई तो उनसे बातचीत हुई, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन मुझे कहने का अभिप्राय ये है कि वो जहां भी रहे पूरे अपना जीवन उन्होंने दृष्टिहीन के कल्याण में और दिव्यांगों के कल्याण में बिता दिया। और जिस भी पोस्ट पे रहे, मुझे मालूम है कि वो गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट्स जहाँ पे कि बहुत मुश्किल होता है काम करना, उन्होंने काम किया एज प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, फिर डायरेक्टर बने, उसके बाद वो एक्शन एड आ गए, उसके बाद हमारे डिसेबिलिटी चीफ कमिश्नर बने। लेकिन वो इतने बड़े बड़े पदों पर थे, लेकिन हम लोग उनसे जब संपर्क करते थे तो जस्ट एज ए फ्रेंड, उनका जो ह्यूमर था, बातों को प्रेजेंट करने का तरीका था, बस ऐसा कोई विरला ही आदमी होता है जो कि कभी कभी इस हमारे सामने आते हैं। ऐसे लोग हमेशा नहीं मिल पाते। उनके जाने की एक बहुत बड़ी क्षति हमारे समाज के अंदर है, और उनसे जो हमने सीखा है, मैं यही कहना चाहूंगी सभी लोगों को कि हम लोग जो वो करके गए हैं उन कामों को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, और जो हमने उनसे सीखा है आगे हम इसको ले जाएं। यही बहुत बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। जी मैम, थैंक यू। और हमारे साथ निपुण जी हैं, यंग एक्टिविस्ट। और जी निपुण सर, आप कैसे याद कर रहे हैं आज पिंचा सर को? बहुत दुखद है पूरे डिसेबल कम्युनिटी में। मुझे भी अभी भी याद है, मैं पहली बार पिंचा सर को पहली बार मैंने सुना था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र था करीब 10-12 साल पहले, और वो चीफ गेस्ट थे कोई इवेंट में, और मैं कॉलेज स्टूडेंट था, मैं काफी यंग था, मैं भी अपने दोस्त बना रहा था। और मुझे भी अभी भी याद है कि अपनी तगड़ी आवाज है पिंचा सर की, बहुत एक तगड़ी आवाज थी, वॉइस जिस हिसाब से लोगों ने लिखा सोशल मीडिया पे। उनने तब ऑडियंस को ये बोला था कि हमें डिफरेंट एबल मत बुलाओ, हमें पर्सन विद डिसेबिलिटी बुलाओ, अभी हैंडीकैप मत बुलाओ। बाद में दिव्यांग का वर्ड भी अपोज किया, पर तब एज अ 17-18-19 का लड़का मुझे काफी हिट हुआ ये बात की हाँ, हमें डिफरेंट एबल नहीं बुलाना चाहिए, हमें डिसेबल बुलाना
टेक्नोलॉजी के बारे में भी काफी बात की। तब मैं बहुत छोटा था, मुझे इतनी टेक्नोलॉजी की समझ नहीं थी। उन्होंने बताया कैसे एक मोबाइल फोन ने और एक कंप्यूटर ने कैसे उनको एम्पावर किए, और तब मैं टेक्नोलॉजी के बारे में खुद भी उनके थ्रू काफी सीखने लगा है, अंडरस्टैंड करने लगे कि वो टेक्नोलॉजी क्रिएट करने वाला है। उसके बाद 2012 में जब वो चीफ कमिश्नर बने फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था। आई थिंक हम सब यंग डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट के लिए, कि उन्होंने हम सबको प्रूव कर दिया कि किताबों में तो आप लोग पढ़ते हो डिसेबिलिटी राइट्स बुक्स में अमेरिका की वोट अस विदाउट अस, बट अगर आप मेहनत करो तो आप इंडिया में उसी स्पिरिट से लिव कर सकते हो। एंड आई थिंक उनके थॉट्स बहुत प्रोग्रेसिव थे, वो अपने समय से आगे थे, एंड हम चाहेंगे कि हम सब उनका काम आगे लेके जाते रहें। और आपने जो कहा बड़ा दुरुस्त कहा कि टेक्नोलॉजी उन्होंने खुद भी अडॉप्ट की थी और बहुत एफिशिएंट थे अडॉप्ट टेक्नोलॉजी के साथ इस एज के बावजूद भी। टेक्नोलॉजी का पर्सन विद डिसेबिलिटी जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, एंड स्पेशली जब मोबाइल फोन आए थे, मुझे याद है जब टच स्क्रीन मोबाइल फोन आने लग गए थे, कम ब्लाइंड लोग काफी डरे हुए थे उस समय पर कि हमें बटन वाले मोबाइल फोन का आदत है, टच स्क्रीन मोबाइल फोन के बारे में हम कैसे यूज करेंगे एक्सेट्रा। पर पिक्चर सर हमेशा टेक्नोलॉजी में, वो हम उम्र में तो हम सबसे बहुत बड़े थे, वो पिछले जनरेशन के थे, पर टेक्नोलॉजी में वो हमसे भी आगे थे उनके सेंस से कि वो हर चीज में टेक्नोलॉजी के फर्स्ट यूजर रहते थे। उन्होंने हम सबको दिखाया है कि विद टाइम यू हैव टू कीप चेंजिंग एंड अडॉप्टिंग व्हाटएवर कम्स इन। राइट, थैंक यू सो मच निपुण सर। दानिश मुजीद सर भी हैं हमारे साथ, सैयद मुजीद सर हैं अभी। बिल्कुल हम सैयद सर को सुनेंगे, लेकिन जब बात चली है टेक्नोलॉजी की तो एक छोटी सी क्लिप है सर की जिसमें उन्होंने बताया कि उनका व्हाट्सएप से जुड़ाव कैसे हुआ। तो चलिए पहले हम उस क्लिप को सुन लेते हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से मैं ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस का दौर है कैसे आया, ये बहुत प्रासंगिक सवाल है। असल में हुआ क्या कि हमारे कुछ युवा साथियों ने, वैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत कम ज्वाइन करता नहीं हूँ, लोग इंक्लूड करते हैं तो भी एग्जिट कर जाता हूँ, लेकिन एक दो युवा साथियों ने फ़ोन करके मुझसे आग्रह किया कि सर हम आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आप इस हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। तो मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे जो मैसेजेस सुनने को मिले और इसके बारे में मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है और काफ़ी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं जिससे लगता है कि उनमें मेरिट है, तो मुझे लगा कि मैं एक संदेश दूं। तो मैंने ये शुरुआत यहाँ से हुई कि मैंने एक संदेश दिया। उस संदेश में मैंने तीनों संगठनों के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत उसमें दिए, पारदर्शी हो, उसमें जवाबदेही हो, ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, उसमें सुशासन हो, क्लीन गवर्नेंस हो, उसमें जो उसका जो चुनावी प्रक्रिया है वो अच्छी हो, चीज़ों को और आप वेबसाइट्स में डालिए, लोगों को बताइए, मनमाने ढंग से सदस्यों को मत हटाइए। ये और ढेर सारी बातें थी जो मैंने अपने उसमें कही थी, और मैंने ये कहा था कि ये पैमाने सभी संगठनों के लिए है, वो देखें कि और उसके पैरामीटर्स मैंने दिए। तो इस तरह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि जहां भी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के हितों की पर आंच आएगी वहां मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। और जैसे जैसे मैं इसमें उतरता गया दानिश, रोज नित नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उन तथ्यों की पड़ताल करना आवश्यक है। जी सैयद मुजीद जी, कैसे याद कर रहे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और बताएं कि आज कैसे आप पिंचा सर को याद कर रहे हैं। बात यह है, मैं पिंचा सर से व्यक्तिगत रूप से तो बहुत कम जुड़ा हूँ, लेकिन जो पर्सपेक्टिव में जितना उनके बारे में सोचता हूँ वो सही मानों में हमारे लिए आइकॉन है। डिसेबल्ड फील्ड के अंदर एक प्रेरणा सूत्र है, और प्रेरणा सूत्र उनकी पर्सनालिटी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हिस्टोरिकल फेमस पर्सनालिटीज ऑफ ब्लाइंड पर्सन तो उनका नाम आए। मैंने उसका लिस्ट भी शेयर किया है दानिश जी के साथ और बाकी जो ग्रुपों में मैं याद की हूँ उस जगह पर। हमारा एक मंशा होना चाहिए कि ऐसे लोग जो क्षमता इसमें थी वो सब लोग इसको आदर मानकर ऐसे बनने की कोशिश करें, और इतने दृष्टिबाधित समाज के कुछ काम करने वाले, वो ख्याल रखने वाले लोग हैं, वो सब उसके लिए सब ये प्रेरणा सूत्र है, आदर पूर्वक है हमारे लिए। इनका सर बनना चाहिए हमारे ब्लाइंड लोगों को, आइकॉन और रोल मॉडल है पूरे। कभी मिलने का मौका मिला आपको उनसे? नहीं हुआ था, एक बार भी नहीं मिला हूँ, लेकिन ये हमारे एक ग्रुप है उसमें वो एक्टिव रहते थे कुछ दिन तक। मेरे ख्याल से वो एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में आए थे, फिर वही आखिरी फर्स्ट एंड लास्ट हो गई उनके लिए, फिर वापस किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो।
व्हाट्सएप ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं जब भी जरूरत पड़ती थी मेरे पास, मैं भी एक्टिविज्म में हूँ ना डिसेबल्ड राइट्स की, तो उसमें जब भी उनसे गाइडेंस की जरूरत रहती थी मैं कॉल करता, तो हर वक्त वो ऐसे पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करते और जो मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए थे वो खुल के वो हमेशा बोलते थे। तो बाकी उनके बारे में आरपीडी एक्ट के वो मालूम थे और स्पेशली स्ट्राइक से रिलेटेड जो वो उन्होंने उनका योगदान है जो दिया हुआ है वो, और वो चीफ कमिश्नर बन के जो अपना बिल्कुल उस टाइम पे पूरे दृष्टिबाद समाज के लिए एक ऐसे आइकॉन है जो नॉन डिसेबल्ड फील्ड के अंदर हम लोग एकदम पूरी गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे साथ पिंचा सर और हम पिंचा सर के साथ थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सर। हमारे साथ जगदीश सर हैं जो डिसेबिलिटी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उस पर लिखते हैं और हिंदू कॉलेज से हैं। सर आप भी बहुत करीबी थे पिंचा सर से और काफी आपकी चर्चा होती थी, तो आज कैसे याद कर रहे हैं? नरेश, जैसे सभी के साथ आज की से हर कोई शोक से आयुक्त है और मैं कहूँगा कि मेरा तो एक्चुअली एक बहुत बड़ा तौर पे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मेरे एक प्रकार से बड़े भाई की तरह थे और काफी हमारा एक प्रकार से पारिवारिक संबंध था, घर में आना जाना था और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, एक अच्छे इंसान के तौर पे। मैं थोड़ा सा उनके परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाकी लोगों ने सब लोग यहाँ प्रोफेशनल के बारे में जानते हैं। तो एक इस मामले में बहुत लकी थी, हम सब उनको एक एज ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर डिसेबिलिटी फील्ड के तौर पर जानते हैं। उनका पारिवारिक तौर पर भी उन्होंने एक बहुत एक समृद्ध परिवार पाया। 2 बच्चे अच्छे से पढ़ लिखे, पढ़ना लिखते ही एक रिस्पेक्ट है उनके प्रति। दोनों बच्चों की मेरी कई बार बात हुई उनकी बेटी से, बेटी से जो अभी अमेरिका में है, अभिनव उनका बेटा है, और मैं देखता था कि मतलब दिल से एक होता है ना कि पिता के प्रति एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और कई बार बोलते कि जिस परिवर्तन में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं तो वो बच्चों से शेयर करते हैं। मतलब दोनों बच्चों से इतने क्लोज थे कि वो भी समझते थे कि चलो वो भी है मम्मी पापा का कुछ नहीं, तो वो इवन बच्चे भी यहाँ तक ये भी मम्मी से कोई डिफरेंसेस होंगे तो बच्चों से शेयर करें। तो ये शो करता है कि कितना एक कंफर्ट लेवल क्या था उनका अपने बच्चों के साथ भी। उन्होंने अपने फ्रेंडशिप को एक संबंध एक प्रकार से बना रखा था। लेकिन उनकी छोटी बेटी है जो अभी अमेरिका में है, यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, अभिनव बेटा है जिसकी शादी मुकेश था की बहू है, वो भी श्रीलंका में है। और मैं इनफैक्ट बहुत बड़े एक रिस्पेक्ट उनकी पत्नी राधा मैडम को भी ये करना चाहूंगा। उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से उनके साथ निभाया। पिछले साल जैसे जानते हैं राजस्थानी मारवाड़ी की लड़की से थे, राधा मैडम बैकग्राउंड से है, कल्चर डिफेंस वाले के पास वो लोग पूरी जिंदगी साथ में रहे और एक बहुत सुखी परिवार उनके पास में था। और पिंचा साहब की बहुत बड़ी जो खासियत थी कि वो जैसा जो फोरम होता था उसी तरह से अपने आप को उठाते थे। प्रोफेशनली जब बात करते होते थे हम पूरा एक प्रोफेशनल तरीके से बात करते थे। मेरे यहाँ घर में आते थे, मेरे भांजे भतीजे हैं, उनके साथ वो एकदम ऐसे कोई नहीं जाते थे कि ऐसे एक फैमिली मेंबर है। तो वो एक जो होता है कि बहुत बड़ी हैसियत वाले इंसान बन जाते हैं, तो एक फॉर्मल एटीट्यूड आ जाता है, वो उनके अंदर बिल्कुल नहीं था। मैंने उनका एक बहुत इनफॉर्मल ग्रुप देखा है और बहुत जिसको कहें कि रोल मॉडल हम लोग दिख रहे हैं। मेरा सौभाग्य रहा है, मैंने जावेद अफरीदी के साथ भी काम किया है, लाल साहब बिल्कुल काम उन्होंने किया कि मैं बायोग्राफी लिख रहा हूँ, कौन साहब की मैं बायोग्राफी पे काम कर रहा हूँ। तो एक बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मेरे को मौका मिला है उनसे इंटरेक्ट करने का। और मुझे लगता है कि जितना एक लाल अडवाणी साहब का जाने का हुआ था 2005 में, मुझे लगा था एक का आने लगी जो पहली जनरेशन थी डिसेबिलिटी में। उसके बाद और अभी जस्ट पिछले साल जावेद अभी निकल जाना और अपने साहब लगाना, ये डिसेबिलिटी फील्ड के लिए बहुत बड़ा
में वाव और एकदम लास्ट मोमेंट तक की आखिरी की बात की, सो वाव उन्होंने खुद मेरे को फोन किया था जी। बहुत मेरी तरफ से सब परिवार के लिए सांत्वनाएं हैं और हम सब जो सीख सकते हैं उनसे आगे मैं यही कहूंगा कि उनकी लाइफ को एक रोल मॉडल के तौर पर लेना चाहिए, प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे। और सौभाग्य से इनफैक्ट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी उनके बहुत सारा जो नॉलेज वो शेयर कर पाते हैं। स्पेशली मैं मंतोष और दानिश को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो बहुत, मैं बताता हूँ तुम लोगों के बहुत ज्यादा वो अक्सर बात किया करते थे कि देखो ये यंग लड़के हैं और इतना पोटेंशियल है, इतनी क्रिएटिव है, और वो हमेशा यंग जनरेशन को एनकरेज करते थे। बिल्कुल ये कहूँगा कि हम सबको उनकी लाइफ से सीखना चाहिए। जो कुछ नॉलेज उनका टेक्नोलॉजी में रिकॉर्डेड है वो सबको हमें कंसोलिडेट करके और शेयर करके आने वाले जनरेशन को हम उसको एक एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एज अ रोल मॉडल हम सबको उनको एक प्रेजेंट करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बिल्कुल एक अद्भुत शख्सियत, और सिर्फ उनको डिसेबिलिटी ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का बहुत शौक था, और अर्नब गोस्वामी के वो फैन थे और बहुत सुनते थे, और देश में कोई भी घटना होती थी उन पर उनकी एक पकड़ होती थी और बहुत दिलचस्पी से, जैसे अरमान सर ने कहा जब उनका मूड नहीं होगा तो वो कह देंगे अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, थोड़ी देर से करूंगा, तो पकड़ थी। तो कॉल्स आ रही हैं और लिसनर्स को देखते हैं, फ्लड आ रहा है कॉल्स का। मैं माफी चाहता हूँ जिनकी कॉल नहीं ले पा रहा, कोशिश कर रहा हूँ जितनी ले सकूं ज्यादा से ज्यादा। और हमारे फेसबुक पेज पे भी आप जुड़ सकते हैं, स्काइप का लिंक दिया है, और स्काइप आईडी रेडियो उड़ान के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अब सर AK मित्तल सर का मैसेज है, आइए वो सुन लेते हैं, वो क्या कैसे याद करते हैं पिंचा सर को, और फिर अगले कॉलर को लेते हैं। तो हमारे साथ प्रेसिडेंट AICB AK मित्तल सर हैं, और जब भी मेरी बात होती थी पिंचा सर से तो काफ़ी जिक्र होता था, और कई बार आपस में वही बातें शेयर करते थे और बहुत करीबी मानते थे अपने मित्तल सर को। तो सर, बड़ा लॉस कम्युनिटी के लिए कैसे याद करते हैं आप उन्हें? दानिश भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे सेक्टर में ब्लाइंड पर्सन्स में मेरे दोस्त मिस्टर प्रसन्न कुमार पिंचा एक बहुत ऊंचा स्थान रखते थे। बहुत बड़ा आघात व्यक्तिगत रूप से तो मुझको है ही, क्योंकि जैसे आपने कहा मैं और वो बहुत से एक वेवलेंथ पे काम करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो है ही, परंतु पूरे विजुअल इम्पेयरमेंट सेक्टर और मैं तो कहूंगा पूरे डिसेबिलिटी सेक्टर को बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ा शॉक है। एक ऐसा वैक्यूम अब क्रिएट हो गया है, ऐसी वॉइड बन गई है जिसको फिल नहीं किया जा सकता है। जी। पिंचा साहब से जब से वो दिल्ली आए थे तब से अक्सर मुलाकात होती थी। उनके पर्सनालिटी के कई एस्पेक्ट्स थे जो अपना इम्प्रिंट, इंडेलिबल इम्प्रिंट छोड़ते थे। वो एक एस्ट्यूट एडमिनिस्ट्रेटर थे, कीन एक्टिविस्ट थे, बड़े प्रोलिफिक राइटर थे और बहुत एलोक्वेंट स्पीकर भी थे। उन सब से बढ़ के मेरा तो भाई अपना ख्याल ये है कि वो एक बहुत जेंटल ह्यूमन बीइंग थे और हमारे ब्लाइंड और डिसेबल्ड पर्सन्स के एक बहुत जेन्युइन, सिंसियर, अर्नेस्ट फ्रेंड और वेल विशर थे। जी। उनके बारे में क्या कहूँ आज जब सर, हमारा कोई खास इंसिडेंट, कोई बात, जबरदस्त लैंग्वेज पे कमांड थी उनकी, और आपने बताया बहुत जबरदस्त स्पीकर थे, तो कोई ऐसा खास इंसिडेंट जो आपके साथ लैंग्वेज पे कमांड की तो ऐसी बात है भाई कि चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उनकी जो उस पर लैंग्वेज पे कमांड थी वो अपने आप में एक्सेप्शनल थी। बिल्कुल। पता नहीं किस प्रकार से वो ऐसी महारत हासिल कर सके थे। मैं आपको बताऊं, 2015 में, शायद 2015 का वर्ष रहा होगा,
हमने उनको इनवाइट किया था, हमारे AICB का जनरल असेंबली थी हैदराबाद में जी। हमने उनको कहा कि पिंचा जी जरा आ जाओ, हम आपको कीनोट स्पीकर बनाना चाहते हैं। खैर ही वॉज अ वेरी मॉडेस्ट मैन ऑल्सो। उन्होंने कहा नहीं, कीनोट स्पीकर तो नहीं, पर तुम कहते हो तो मैं आऊंगा। बट ही वो कीनोट स्पीकर रहे, और कीनोट स्पीकर में साउथ में इंग्लिश में, साउथ में थी वो हैदराबाद में, जी। जिस ढंग से वो इंग्लिश में बोल रहे थे, द एंटायर ऑडियंस वाज एब्सोल्युटली स्पेलबाउंड। मतलब बहुत बहुत पिंचा साहब, मेरी उम्र भी 70-72 वर्ष की हो गई है, बहुत सी जगह बहुत से भाषण सुने, बहुत से वक्तव्य सुने, पर ऐसा स्पेल बाइंडिंग और ऐसा लॉजिकल और ऐसा कोहेरेंट इंग्लिश में लेक्चर मैंने बहुत कम सुना। और लकीली फिर मैं भी उनको उस ये मीट हुआ, का हिस्सा था, तो बिल्कुल। हाँ, फिर एक बात और जल्दी से बता दूं, फिर क्या दिल्ली में हमारे कुछ ट्रेनीज के लिए हमने उनको बुलाया। जी। तो मैंने कहा पिंचा साहब जरा ये ट्रेनीज की बात है। कहने लगे चिंता ना करो, मैं डील कर लूंगा। तो उन्होंने ट्रेनीज के लेवल पर आकर हिंदी भाषा में जितने सुंदर और समझदारी से बात रखी अपनी, उससे जाहिर हुआ कि हिंदी पर भी उनका इतना ही कमांड है जितना इंग्लिश पे था। तो वंडरफुल भाई, स्पीकिंग एबिलिटी वर इमेंस, और स्पीकिंग एबिलिटी वाज पैरेलल्ड ओनली बाय हिज राइटिंग स्किल। अरे लिखते भी बहुत अच्छा थे, क्या कहें भाई। जरा अभी और कुछ दिन रहते तो बहुत बड़ा उनका और कंट्रीब्यूशन रहता हमारे सेक्टर में। आज जब उन जैसे लोगों की, उन जैसे सुलझे हुए लोगों की आज जब इतनी जरूरत है हमारे सेक्टर में, वो हमें छोड़ के चले गए हैं। बस यही कह सकते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके कार्यों से हम सबको इंस्पिरेशन मिलती रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नरेश। बिल्कुल, डॉक्टर जैन सर हमारे साथ है। जैन सर बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे याद करते हैं आप पिंचा सर को? पिंचा सर को मैं सबसे पहले याद करता हूँ गुवाहाटी में जब वो थे जी, तो RSBI की एक ब्रांच सेटअप करने की बात वहाँ पर हुई थी जी, और उसके बाद जब वो दिल्ली आ गए, एक बार लखनऊ आए, तो UNCRPD पर उन्होंने एक बहुत अच्छा वक्तव्य RSBI में रिकॉर्ड किया था, व्हाट इज UNCRPD, एंड उसको लेकर उन्होंने कुछ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी कराए थे। जी। पिंचा साहब का मेरा बड़ा मतलब पर्सनल रिलेशन इस तरह से था, जब भी वो लखनऊ आते थे तो शाम को, दिन भर तो ऑफिस में जो उनका ऑफिशियल काम रहता था, लेकिन शाम वो इधर हमारे साथ ही करते थे, चाहे गेस्ट हाउस में चाहे बाहर। और अगर वो लखनऊ आते तो उनका हमेशा यही कहना था कि मेरा लखनऊ आने का मुख्य आकर्षण राकेश तुम ही हो। तो उनके साथ मेरा पिछले 15-16 साल का रिलेशन रहा है। ब्रेल नोट टेकर उन्होंने लिया था, ब्रेल नोट टेकर के बारे में तो बड़ा सुविधा लगने लगी थी कि मैं खुद अब सब कुछ टाइप कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, मुझे बड़ा आसानी होगी। तो उसके बारे में अक्सर पूछा करते थे, जानकारी लेते रहते थे। टेक्नोलॉजी में इस उम्र में आकर के जो उनका इंटरेस्ट जो जागृत हुआ बहुत से लोगों के साथ में रह करके, और जिनका वो सेल्फ डिपेंडेंट थे इस उम्र में आकर के भी, दैट इज रियली वेरी कमेंडेबल। और लीगल नॉलेज और कोई भी आप टॉपिक उनको दीजिए, हम लोग साथ बैठ करके गजलें सुनाते थे, शेर सुनाते थे, शेर व शायरी करते थे। मतलब वो एक ऐसी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी थे, ऐसा मिलना तो शायद बहुत ही मुश्किल होगा। इतना आसान हमको बिल्कुल नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा पैदा दोबारा होगा हम लोगों के फील्ड में इतनी जल्दी। उनको उनका लॉस एक बहुत बड़ा लॉस, उनका जाना हम लोगों के लिए पर्सनल लेवल पर, सोशल लेवल पर, एडवोकेसी के लेवल पर, एक्टिविज्म के लेवल पर, मतलब कौन सा ऐसा लेवल है जिस पर हम ये कहें कि उनका लॉस जाना उनका लॉस नहीं है। अब उनकी यादें रह गई है हमारे पास में। उनका UNCRPD पर दिया गया एक्सक्लूसिव वक्तव्य रिकॉर्ड है RSBI में। उसके अलावा उन्होंने YouTube के चैनल पर जो कुछ दिया है हम लोगों को RPD एक्ट को लेकर के और बहुत से लीगल इश्यूज को लेकर के, उन्होंने जब वो कमिश्नर थे तो राइटर की समस्या को लेकर के बात उठाई थी, उस पर कुछ रूल्स निकाले थे जिनका लाभ बहुत से लोगों ने उठाया।
उसके अलावा जेट एयरवेज के खिलाफ उन्होंने एक बार मुकदमा किया था कि जेट एयरवेज से पहले ब्लाइंड लोगों को सबसे आखिरी की सीट दी जाती थी, ये कहकर के कि भाई आपको हैंडल करना हमारे स्टाफ के लिए आसान होगा। उसका मुकदमा उन्होंने किया था सीसीपीटी के दिल्ली में। मैंने उनकी बिहाफ पर 2-3 हियरिंग्स भी अटेंड की थी। वो गुवाहाटी में थे, मैं दिल्ली में था, मैं क्लियर करता था। अल्टीमेटली उनके फेवर में फैसला हुआ था कि हमारी चॉइस की सीट हमको दी जाएगी। तो किसी भी स्थिति में वो मतलब ब्लाइंड पर्सन का अपमान या ये कि उसकी डिग्निटी को चोट पहुंचाने का कोई भी चीज उनके लिए बिल्कुल असहनीय थी। एंड आप उनको किसी कोई भी टॉपिक दे दीजिए, कुछ किसी भी विषय पर बात कर लीजिए, लीगल इशू को लेकर हम तो नॉन डिसेबलेटेड इश्यूज भी लीगल इश्यूज डिस्कस कर लेते थे। उस पर भी उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। उनका लिखने का स्टाइल, कोई टॉपिक दे दिए उनको लिख करके तुरंत तैयार कर देते थे। डिक्टेशन देने में वो माहिर थे। एक्शन एड में वो काम करते थे। उसके अंदर जब कमिश्नर सीसीपीटी के बाद जो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रेपेटोर के रूप में जब काम कर रहे थे, वो लखनऊ आए थे कि कितना इम्प्लीमेंट किया गया है, तो कितना नहीं उसके विषय में जानकारी लेने के लिए आए थे। पूरा रिपोर्ट बना करके ले गए थे। मतलब आई मीन हिज लॉस इज ऐसा लॉस है जिसका किसी भी चीज से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती किसी भी तरीके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, थैंक यू सर। हमारे पास राजस्थान से सैनी जुड़े हैं। जी सर, कैसे याद कर रहे हैं आप पिंचा सर को? जी नमस्कार, सभी को मेरा मेरे सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। जी, मैं रूपचंद सैनी बात कर रहा हूँ जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा जितना मैं अपने से समझ पाया हूँ उनको, क्योंकि मैं तो आज की जनरेशन का हूँ, तो ज्यादा मेरी उनसे कोई किस तरह की वार्तालाप नहीं हुई है। पर ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जहाँ से हमने पढ़ाई लिखाई की है जोधपुर से, तो वहाँ उनका आना हुआ ना 2013 में स्पेशल पीरियड चलता है, तो वो आए थे। तो एक बार मात्र मेरी मुलाकात हुई थी, तो उनका आशीर्वाद हमको मिला। फिर उसके बाद हमें 2018 के जब वो अपने ऑडियो भेजते थे और उनकी यूट्यूब लिंक से, और जब उनका रेडियो उड़ान से भी एक इंटरव्यू लिया था आदरणीय कौल साहब का, उनका तब उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं अपनी हृदय की गहराइयों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। जी, तो कई उनके व्यक्तित्व की बातें हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं। जो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9463668196 पे। आइए कॉल को सुनते हैं। बहुत करीबी थे और 50 साल की दोस्ती थी पिंचा सर और कॉल सर के बीच में। तो आइए उन्हें सुनते हैं। तो हमारे साथ AICB के जनरल सेक्रेटरी श्री कौल जी हैं। कौल सर, पिंचा सर हमेशा कहते थे कि अगर डिसेबिलिटी सेक्टर में मुझे बिना सोचे समझे ये बताना हो कि सबसे ईमानदार कौन है, तो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन कौल सर का नाम लूंगा। और AICB का वो पार्ट भी रहे, तो आज आप कैसे याद करते हैं उन्हें? देखिए, मैं पिंचा साहब को सन 1972 से जानता हूँ और वे तब आसाम में काम करते थे। आसाम की गवर्नमेंट में एक छोटे पद पर ही थे। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुंच गए। लेकिन उस वक्त से वो मुझे ब्रेल में पत्र लिखते थे और मैं भी उनका पत्रों का जवाब देता था। एक वो और एक और वंदना जी थी, दोनों को मैं पत्र लिखता था। और इन्होंने 1978 में भी जो हमारा तमाशा हुआ उसको एंजॉय किया, देखा। और जहाँ तक मैं पिंचा साहब को समझ सका हूँ, पिंचा साहब बहुत ही नेक आदमी थे, बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे और कभी भी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देते। चाहे किसी के साथ भी उनकी उस विषय पर सहमति हो या ना हो। ठीक बात है कि वो हमारे यहाँ भी ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए और
सर्वसम्मति से चुने गए, लेकिन हम उनकी योग्यताओं का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए। यह इसका हमें निश्चित रूप से हमेशा बहुत दुख रहेगा और बहुत अफसोस रहेगा। पिंचा साहब के बारे में देखिए, जो उन्होंने फील्ड को दिया वो तो बिल्कुल अलग बात है। देखिए, अगर आप 2013 के राइटर्स से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं उनको देखें तो उन्होंने लोगों का विरोध, कई लोगों ने विरोध भी, हमने उनकी बड़ी प्रशंसा की उस वक्त भी, और बहुतों ने विरोध भी किया, लेकिन विरोध के परवाह ना करते हुए भी उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों को की जो आवश्यकताएं थी, जो जरूरतें थी उस वक्त के हिसाब से, वो उन्होंने पूरी की, उन गाइडलाइंस को जारी कर। ये एक बड़ी बात थी, ये साधारण बात नहीं थी, जो कि ये इश्यू कितने ही सालों से लटका हुआ था, लेकिन उन्होंने इसको फाइनलाइज किया और उन्होंने कई लैंडमार्क जजमेंट्स भी दिए जो हमने भी उठाए और लोगों ने भी उठाए, कोई हम भी अकेले नहीं थे, बहुत से लोगों ने उठाए, और हमेशा उन्होंने नेत्रहीनों के हक में आवाज उठाई। मैं अपने बारे में जहां तक सवाल है, जब उन्हें पता लगा कि मेरा पद्मश्री के लिए मुझे कुछ लोगों ने रिकमेंड किया है, तो उन्होंने तुरंत मुझे फोन करके कहा कि भाई मैं क्या तुम्हारा अपना नहीं हूँ, मेरे पास भेजो जल्दी से एप्लीकेशन, और क्या नाम है इसका, मैं भेजूंगा। और सचमुच उन्होंने एक दिन भी लगने नहीं दिया और होम मिनिस्ट्री को पद्मश्री के लिए रिकमेंड करके मेरा नाम भेजा, और जिसका परिणाम शायद बहुत ही अच्छा हुआ। 2014 में मुझे पद्मश्री मिला, और वो कितने खुश थे इस बात से ये मैं बता नहीं सकता। यही मेरे लिए उनकी तरफ से सबसे बड़ा कदमा था, और मैं उनको आज याद करके खुश भी होता हूँ कि वो हमें छोड़कर इतनी जल्दी चले गए। हमें दुख भी है हमें, लेकिन हम सब ने जाना है बारी बारी से, इसलिए दुख इसलिए नहीं ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि वे अपना पूरा काम करके गए, वो पीछे कोई लायबिलिटी नहीं छोड़ कर गए हैं, और पत्नी के अलावा बाकी सब कुछ करके ही गए। तो ये मेरी थोड़ी सी भावनाएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब हमारे साथ गौतम सर हैं, गौतम अग्रवाल सर। सर, कैसे याद कर रहे हैं आज आप पिंचा सर? मैं एक सशक्त, सक्रिय, समर्पित और सक्षम नेता को खोया है जी, जिसका कि हमें हमेशा दुख रहेगा। उनका पूरा जीवन विकलांगों की सेवा के लिए समर्पित रहा, और मेरे प्रति विशेष रूप से उनका स्नेह था। जब भी वो चीफ कमिश्नर के रूप में और स्पेशल रिपोर्टर इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के तौर पर जब भी वो बेंगलोर आते थे तो मेरे से अवश्य मिलते थे, और कहीं मेरे को जब भी कुछ तरह की मार्गदर्शन की, रूल्स के बारे में, एक्ट के बारे में, यूएन कन्वेंशन के बारे में किसी भी तरह के मार्गदर्शन की जरूरत होती थी तो वो बहुत अच्छी तरह से पूरा इंटरेस्ट लेके एक छोटे भाई की तरह जो है मेरे को समझाते थे, गाइड करते थे। और कई सरकार या जो राज्य सरकार को भी कई बार हमारी कई बातें समझाने के लिए, मनाने के लिए भी उन्होंने कई बार हमारी मदद की थी। तो मैं समझता हूँ कि पिंचा जी अपने इन सब कार्यों के लिए समाज के प्रति जो उनका समर्पण था, जो सेवा की, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बात सच है कि पिंचा सर को हमेशा
याद किया जाएगा, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो आप यूं कह सकते हैं कि लीडरशिप जो उनकी थी, जो फ्रंट से लीड किया पूरी कम्युनिटी को। एक लीडर होना, एक और पे पहुंचना सिर्फ एक पोस्ट पे आना नहीं था उनके लिए, वो एक एक्शन पर्सनालिटी थी जिसने लीडरशिप को ज्वाइन किया और लीडर बन के उन्होंने एक्शन किया, एक पोजीशन में नहीं रहे खाली। बिल्कुल नरेश, हमारे साथ पूनम मैम है। पूनम मैम चेयरपर्सन थी नेशनल ट्रस्ट की, और पिंचा सर इकलौते डिसेबल्ड थे, वो एक नहीं 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज के चेयरपर्सन रह चुके हैं, सीसीपीडी और नेशनल ट्रस्ट के चेयरपर्सन थे। तो पूनम मैम से उन्होंने टेक ओवर किया था। जी पूनम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कैसे याद कर जी? नहीं, पहले तो मैं मिस्टर पिंचा को जानती थी उनके एक्शन डेज से, जब वो आए ना नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली, तो हम सब जब वहाँ डिसेबिलिटी में काम करते थे तब काफी कॉन्फ्रेंसेस में और सेमिनार्स में मैं उनसे मिली थी। जी। आई थिंक पहली बार मैं उनको भोपाल में मिली थी। ओके। तो इतना बहुत लंबा रिलेशनशिप था हमारा, कितने साल हम सबने इकट्ठा काम किया है, खूब आर्ग्यूमेंट्स भी करा है, डिबेट्स करे, डिस्कशंस करे हैं, एग्री करा है, डिसएग्री करा है, पर आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव वर्कड टुगेदर फॉर मेनी इयर्स। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं उनके साथ। कोई खास मेमोरी जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? तो जब वो कमिश्नर बने, डिसेबिलिटी कमिश्नर, उस टाइम मैं चेयरपर्सन थी नेशनल ट्रस्ट की। जी। तो उस टाइम हम लोग काफी कुछ इकट्ठे करते थे, क्योंकि मिनिस्ट्री के हर फंक्शन में, हर कमेटी मीटिंग में लोग इकट्ठा ही हम दोनों ही होते थे वहाँ पर। आई एम अ पेरेंट आल्सो एज अ चाइल्ड विद several palsy, multiple disabilities. तो he is a person with disability, तो हम दोनों वहाँ होते थे from the civil society. So I think he was, when he became commissioner, I think he was the one who started ये सारे national institutes नाम बदलने हैं, handicap because of him that started. It took a long time. हर चीज बहुत टाइम लगता है गवर्नमेंट में, उन्होंने शुरू किया था और अभी जाके थोड़े साल हुए नाम बदले हैं। बिल्कुल, जो डिपार्टमेंट का नाम बदला उनकी रिकमेंडेशन पे बदला था, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। थे ना पहले विजुअल हैंडीकैप, मेंटल हैंडीकैप ऐसे बोलते थे ना लोग। जी। तो अब वो जो नाम बदले हैं वो सब मिस्टर पिंचा के से बदले हैं। अच्छा मैम, सीसीपीडी एग्रीमेंट भी होती थी। बिल्कुल। क्योंकि वो जो विजुअली इम्पेयर्ड सेक्टर डज नॉट एग्री कि हमारा डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज में कुछ कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है और हम लोग सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। वो सब्स्टिट्यूटेड डिसीजन मेकिंग और सपोर्टेड में काफी आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे। But that is okay. That's nonetheless when we had also very good friendship. I went to Delhi especially for his son's wedding. Okay. After I'm in Chennai now, so जब उनकी wedding शादी हुई, I went to Delhi for his son's wedding. और इतना लंबा रिलेशनशिप है और बहुत जगह हम लोगों ने इकट्ठा पार्टिसिपेट। मैम ये बताएं कि सीसीपीडी के काम को तो हम उनको याद करते हैं, बहुत सारे लोगों को उनके नेशनल ट्रस्ट के काम के बारे में नहीं पता, तो उनके जो नेशनल ट्रस्ट का कार्यकाल था उसको आप कैसे याद करती हैं? तो ऐसे वो नेशनल ट्रस्ट में ज्यादा लंबा नहीं था ना, बहुत, और उस टाइम एक बहुत कंफ्यूजन हो रहा था नेशनल ट्रस्ट में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। तो वहाँ पर तो 4-5 महीने थे नेशनल ट्रस्ट में, बट ही, आई थिंक व्हाट ही डिड वाज he managed to solve some of the issues that had got started over there. So I would say कि उन्होंने काफी छोटा टाइम था पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और मुझे मालूम, हमको मालूम था कि कोई लेंगे, he will take over from me. तो I had talked to him, so I told him all about क्या हो रहा है, क्या problems हैं. So I think he was very good when he took over, and मिनिस्टर के साथ और सबके साथ उन्होंने काफी जो इश्यूज आ रही थी उसको सॉल्व करी थी। थैंक यू मैम, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। We'll always remember him, and it's such a shock today to hear about him, or I just want to pay my respects, and
also we all must remember what all his contributions have been. Right. And जी. and we have all worked together for so many years. जो अब तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो it's a big movement. अब तो हम कुछ थोड़े से लोग होते थे. बिल्कुल. So it was. थैंक यू मैम, थैंक यू जुड़ने के लिए. Thanks a lot. Thank you for calling, Danish. थैंक यू Very मैम. nice of you. थैंक यू. दानिश हमारे साथ गौरी सैन है लखनऊ से. गौरी बहुत बहुत स्वागत है. किस तरह से याद करती हैं पिंचा सर को? हमें स्काइप से भी किसी ने ज्वाइन किया है जी. बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, दानिश जी, नमस्कार. आज सुबह जब ये न्यूज मिली तो बहुत ही शॉकिंग था और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पता लगा मुझे. और पहले तो यकीन नहीं हो रहा था और फिर यकीन करना ही पड़ता है. बहुत भावुक भी हुए और फिर उसके बाद जब पता लगा कि कैसे क्या बीमार थे. एक्चुअली क्या है कि मैं उनका वो यूट्यूब चैनल बहुत दिन से तो वो व्हाट्सएप वगैरह के जरिए कनेक्टेड नहीं है हम लोगों से. नहीं तो पहले वो युवाओं को संबोधित करते थे तो हमें बहुत सारी चीजें पता लगती थी उनके संबोधन के जरिए. तो मैं उनका यूट्यूब चैनल फॉलो करती थी तो उसको सब्सक्राइब भी किया था मैंने. और टाइम टू टाइम यहाँ तक कि कोविड के टाइम से भी उन्होंने बहुत से ऐसे इश्यूज रेज किए जो कि और भी ऑर्गेनाइजेशन ने जिनको बाद में टेकअप किया, चाहे वो आरोग्य सेतु का मसला हो, चाहे और भी कुछ चीजें हो जो कि नहीं हो रही थी और होनी चाहिए कोविड के टाइम पे. वो भी मैंने उनका जो स्पीच था वो रिकॉर्डिंग सुनी. और फॉलो करना हम युवाओं के लिए उनको इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे दानिश जी भी बोलते हैं कि मेंटर हैं और हम सब उनसे सीखते रहे हैं. मुझे खुद याद है कि मेरी स्टोरी एक और मेरे कुछ राइटर्स वगैरह उन्होंने मेरे जिज्ञासा का संपादकीय कम बुक पढ़ा उन्होंने और बहुत सराहा. और उन्होंने कहा स्पेशली कि मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये कॉम्प्लीमेंट था कि कौल साहब ने तुमको ये जिम्मेदारी दी है. और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही उनसे मेरा मतलब डायरेक्ट परिचय हुआ था. वैसे तो वो ऐसी शख्सियत थी कि परिचय की मोहताज की जरूरत नहीं है लेकिन हम जानते ही थे उनको. और बस मैं यही कहना चाहूंगी, थैंक यू. मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी व्यक्तिगत तौर पे. और इसके अलावा रेडियो उड़ान को हेड्स ऑफ कि आप, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, मुझे पता है कि बहुत लोग लाइन में हैं. रेडियो उड़ान को हेड्स ऑफ कि आप लोगों ने हम सबको एक ऐसा मंच प्रदान किया एज ए कम्युनिटी रेडियो कि हम सब यहाँ पे जुड़ के उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पा रहे हैं. हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि जो भी वो पॉजिटिव जितना भी उन्होंने किया और जो भी उनका व्यक्तित्व था और जो कृतित्व था उसको नमन करते हुए मैं यही गुजारिश करूंगी कम्युनिटी से कि उनकी पॉजिटिव चीजों को लेके अगर हम आगे बढ़ पाए, जो बहुत सारी चीजें वो हमें कहते थे, सिखाते थे युवाओं को और संस्थाओं को, उन सब चीजों को लेकर अगर उस राह पे हम चल पाए तो शायद वही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन्हें और वो हमेशा हमेशा के लिए मतलब हम सब के दिलों में रहेंगे. जी जॉर्ज सर, एक सेकंड लूंगा मैं. जावेद काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जावेद तक पद्मश्री हैं कश्मीर से. जी सर, कैसे याद कर रहे हैं आप पिंचा सर को आज? बहुत ही जिसको बोल है प्लेयर भी आज मानता हूँ हमारे इस डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए, क्योंकि ये प्रसन्न कुमार पिंचा एक नाम नहीं थे, एक शख्सियत नहीं थी, एक इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ थे जिन्होंने हमेशा क्रॉस डिसेबिलिटी पे जोर दिया, जिन्होंने हमेशा ये कहा कि हम दो बंदों में एक जैसी खुसूसियात नहीं देख सकते हैं, जिन्होंने कहा कि कंपैरिजन किसी में नहीं है, हम सब पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जिन्होंने कहा कि आइडेंटिटी क्राइसिस मत क्रिएट कीजिए और बहुत सारे नॉन डिसेबल पर्सन को मत दीजिए, जिन्होंने हमेशा लॉ को एज ए गाइडेंस माना और लोगों को लॉ पढ़ने की सलाह दी और लोगों को लॉ पढ़ने के बाद उसका सही इस्तेमाल करने का जोर दिया. एज ए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो स्पेशल रिपोर्टर रहे, उन्होंने पूरे डिसेबिलिटी सेक्टर को जिंदा कर दिया. हमें ह्यूमन राइट्स के दायरे में लाया. हमारा नाम डिसेबिलिटी कमीशन में पहली बार इज्जत से लिया गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की
जितने भी मसाइल है उन्हें एज अ ह्यूमन राइट्स लिया जाए। दूसरी बात मुझे बता रही है, जब वो डिसेबिलिटी कमिश्नर बने तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स पास किए जिनसे पूरे वो जो बायस थे डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए, बहुत सारे ऑफिसर्स उनका वो बायस उन्होंने निकाल दिया। तो पिंचा साहब की जितनी भी मतलब कंट्रीब्यूशन है वो अगर दोहराया जाए तो टाइम बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पोस्ट्स पे काम किया, बहुत सारे उन जगहों पे काम की जहाँ पे उन्होंने पूरे डिसेबिलिटी सेक्टर को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कभी ब्लाइंड सेक्टर को होते हुए प्रायोरिटी नहीं किया कि मैं ब्लाइंड हूँ तो सिर्फ इसका नाम दिया जाए। मुझे याद है जब हम दोनों को एक अवार्ड मिला न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से सिटीजन जर्नलिस्ट अवार्ड दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे अपनी वाइफ राना जी से बुलाया, उससे कहा कि मेरा एक दोस्त आया है कश्मीर से, उसको भी ये अवार्ड मिलने वाला है, पहले हम बात करेंगे। फिर उन्होंने मतलब हर किसी को अपना सिर्फ डिसेबल फ्रेंड नहीं मानते थे, बल्कि एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे। कुमार पिंचा का नाम, उनके जो काम है, जो डिक्शनरी उन्होंने क्रिएट की है कामों की, उस मैं सभी लोगों से जोर देता हूँ, ब्लाइंड सेक्टर से जोर देता हूँ कि जो उन्होंने पूरा काम किया उसको फॉलो करें, उसको प्रैक्टिकल शेप अप दे। जो उनके ख्वाब थे, अभी उनका बहुत रोल था, अभी उनकी बहुत जरूरत थी सेक्टर को, लेकिन अब जब हम उनके मानने वाले हैं, उनके पीछे बोल रहे हैं कि पिंचा साहब ने एक कला पैदा किया, तो हमें एकजुट होके उन सब बातों का प्रैक्टिकल शेप देनी चाहिए जो उनके ख्वाब थे। जो वो बोलते थे कि डिसेबिलिटी एक्ट को हमें पूरे देश में, भारतवर्ष में हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। उसके जरिए एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज करनी चाहिए। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी में जो वो बातें करते थे, मुझे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में याद है कि वो जब बोलते थे तो एक टाइगर की तरह बोलते थे, उनकी ज़हन में कभी ये शक नहीं होता था कि जो मैं बात बोल रहा हूँ कि उसमें कोई संदेह है या उसमें कोई कमी है। तो सुनने वाला भी काफी मोटिवेट होता था और मैं भी काफी मोटिवेट हूँ उनके काम से, उनके लेसन से, उनके वर्कशॉप्स में बोलने से, उनके जो डिफरेंट जो डेजिग्नेशन में उन्होंने काम किया। आई सैल्यूट पिंचा सर। और जो राधा मैम है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उनको सब्र दे, और जो भी हम लोग दावा करते हैं हम पिंचा सर के पीपल से शागिर्द है, तो हमें ये मौका मिले कि हम उस चीज को पूरे से पूरे भारतवर्ष में लागू करें जो पिंचा सर। तो आप हमारे पिंचा सर के तमाम शो हमारे YouTube चैनल पे भी सुन सकते हैं, उनकी आवाज को, पावरफुल वॉइस को। और कल 12 बजे दोपहर से उनके शोज को रेडियो डाउन पे आप एंजॉय कर सकते हैं। और हमेशा वो कम्युनिटी की एम्पावरमेंट के लिए काम करते थे, और कई चीजें, बिल्कुल सही कहा जावेद भाई ने, क्या विजन को हमें उनकी आगे लेके जाना है, जो लेगेसी है। और तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो बहुत वोकल थे, जो हमारी नेशनल लेवल की है। जोश सर है हमारे साथ। जोश सर, आपने बहुत टाइम बिताया पिंचा सर के साथ जी, कैसे याद कर रहे हैं आज आप? अच्छा, तो आई हैव नोन मिस्टर पिंचा फ्रॉम 1994-95, करीब 26-27 वर्ष। और पहली बार मेरा मुलाकात हुआ था ब्रिटिश काउंसिल में, जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जहाँ पर आई थिंक वी वर डिस्कसिंग द लॉ, द फर्स्ट PWD एक्ट 1995। सो पिंचा साहब का जब आप नाम लेते हैं तो मेरे दिमाग में 3 बातें आती है। नंबर 1, he was a very warm and extremely genuine friend. दूसरी बात, he was a very very impressive and powerful speaker. दोनों अंग्रेजी में और हिंदी में भी बहुत ही बेहतरीन वक्ता थे। और तीसरी बात, उनका जो कानून के ऊपर जो जानकारी था वो बहुत ही it was fantastic. So these are 3 standout points when I think of Pincha Sahab. I've had the privilege of sharing platforms with him.
मिरांडा हाउस में एक बार हम दोनों वी वर इनवाइटेड एज स्पीकर्स। फिर ये जो कॉलेज, जो गार्गी कॉलेज के सामने जो कमला नेहरू कॉलेज, वहाँ पर भी हम लोग साथ साथ पैनल में काम किया था। I also had the privilege of knowing him closely जब वो एक्शन एड में काम करते थे। एक बार जब मैं नॉर्थ ईस्ट गए थे तो हम उनके साथ spent a lot of time at his office in Guwahati. He is also, we were doing some kind of a research work in the northeast. So Pinta Sahab gave us a lot of very valuable information. And so he was a very knowledgeable man, very articulate. And when he was CCPD, a whole lot of us NGOs had filed a case for the scribe policy of the government. And Kuncha Sahab ne, Dharyal Sahab ne milke, they had passed the historic law where they had kind of recognized and passed the scribe policy for blind and visually impaired people. So वो मेरे ख्याल से आज की तारीख में भी valid. And so he had a very good sense of humor. And मुझे याद है एक बार I was speaking at the India Habitat Center, तो वो आए वहाँ पर audience में, and then he had a story to tell which was very very captivating. So it was a very so संक्षेप में अगर if I have to encapsulate Pinta Sahab, one, he was a very good friend, a warm friend, a trustworthy friend. Number two, very interesting company, very good conversationalist. He had a lot of stories and experiences to share. He had a very good sense of humor. And जब वो मन से बोलते थे, तो लोग captured the audience. Even very very dry subjects, he had the ability to make it interesting and captivating. And there have been many times when I have actually called him to get clarification both on the UNCRPD as well as the RPWT Act. And I would also like to say that एक अनुभव था मेरा जब हम लोग ये नजरिया टीवी सीरियल लॉन्च करते थे, तो हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली के प्रेस क्लब में। तो नसीरुद्दीन शाह थे और प्रसन्न कुमार थे जो साइट सीवर्स के जो प्रोग्राम मैनेजर थे, एंड एक दो और लोग थे, और प्रसन्न कुमार पिंचा जी भी थे। तो प्रसन्न पिंचा जी का बोलने का मौका आखिर में मिला था। उन्होंने केवल 1 मिनट के लिए बात किया, बट वो जो 1 मिनट में बोले बहुत ही प्रभावशाली था। सो दैट्स द मैजिक ऑफ प्रसन्न कुमार पिंचा। उनको he had the gift of speech. बिल्कुल। He had the ability to engage with people. So I'm sure the people of this country will remember him very well. And I would like to wish his wife and children very best, and our prayers and condolences are with them. थैंक यू सर, थैंक यू जॉर्ज सर। और ये बिल्कुल आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत इम्पैक्टफुल थी उनकी बातें, और अब उनकी लेगेसी को हमें लेके जाना है आगे। तो जॉर्ज सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी एस के सिंह साहब हैं। सर, कैसे याद कर रहे हैं आप? एक कंटेम्पररी रहे हैं आपके, जब आप लोग इकट्ठे स्ट्रगल कर रहे थे डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए, तो कैसे आज याद कर रहे हैं पिंचा सर को? देखिए, पिंचा साहब एक असामान्य व्यक्तित्व के आदमी थे, और पिंचा साहब ने कभी किसी बात से समझौता नहीं किया। जब भी उनको ठीक लगता था और उनको नहीं, जो ब्लाइंड वेलफेयर में अच्छा होता था उसे वो हमेशा बड़ी दृढ़ता से, चाहे सरकार से कराना हो चाहे समाज से कराना हो। उनकी मृत्यु से हम सबको बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, और वो
कम से कम इस दुनिया में, इस देश में, देशवादी समाज में इन बातों के लिए तो याद किए कि 2013 में उन्होंने शुद्ध लेखक के लिए आदेश दिया राइटर देने के बारे में, और आदेश तो बहुत से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम CCPD से हुए, लेकिन उस आर्डर को सरकार द्वारा आदेश कराकर पूरी शक्ति के साथ इम्प्लीमेंट करवाना, ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। मैं जो ठीक है, इस विवाद के घेरे में वो डिसीजन हुआ बाद में, लेकिन उससे बहुत, पर उससे हजारों लोगों को रोजगार मिला, उस चक्कर में हजारों लोगों का जीवन चल गया। लोगों को रोजगार मिला, जो लोग रोजगार के बारे में बहुत मुश्किल होती थी, और ये अगर ये कहता है कि निर्णय गलत था और लोगों ने बड़ी गलत राइटर से, तो ये काम तो सरकार का था कि राइटर हम कैसा ले जा रहे हैं, वो तो कोई रूल हो, अगर राइटर हम ले जाएंगे और कोई देखने वाला नहीं होगा तो राइटर। सर सत्य कुमार सर, पिंचा सर इस पे हमेशा कहते थे मेरा काम ऑर्डर देना है, इन्विजिलेशन करना सरकार का काम है, तो ये ऑर्डर से इन्विजिलेशन का लेना देना कोई नहीं। बिल्कुल के लिए कोई भी सुविधा जो हो, उनकी पहुंच में हो, उनके लिए पर्याप्त संसाधनों से उपलब्ध हो, एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, ये सब। और पिता जी ने जो कुछ भी किया समाज के लिए बहुत कुछ किया। देशवादी समाज आज बहुत गहन चिंता में है कि उनके जैसा व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहा है। उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए किया है, और वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे हमारे समाज में। मेरे खास दृष्टिकोण में हमारा उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत तो संपर्क नहीं था, लेकिन संगठन के आधार पर और एक व्यक्ति के रूप में और एक समाज सेवक के रूप में उनके साथ मेरा पूरा संबंध था। जब वो एक्शन एड इंडिया में थे असम, तब सबसे पहले मेरी उनकी बात हुई और उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, जो कि बहुत चर्चा की बात तो नहीं है, तमाम लोगों के बारे में बात की। और उसके बाद जब उसी राइट में आए तब भी हमारी उनकी काफी बात हुई। लखनऊ आए और उन्होंने सरकार के साथ मीटिंग की, फिर CCPD में रहे, CCPD में भी रहकर, और ये उनकी सबसे बड़ी बात थी कि वो उपलब्ध थे सब। जब भी कोई बात करना चाहे फोन उठना तय था। आज बड़े बड़े नेता लोग फोन नहीं उठाते, बिल्कुल हम भी हो सकता है कि फोन न उठा पाते, अभी आपका आया तो नहीं उठा पाए, लेकिन उनका फोन जरूर उठता था। और इतने बड़े पद पर होने के बाद फोन न उठ पाने पर उसको कॉल रिप्लाई करना, ये उनकी विशेष बात थी। तो पिता जी के लिए हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो एक उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की क्षमता मिले, और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि उनके उद्देश्यों, उनके सिद्धांतों, देशवादियों के प्रति उनकी जागरूकता, खासकर अधिकारों के लिए, उसी लाइन और दिशा में हम सब आगे काम करें। एक सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए यही होगी कि उनके द्वारा सोचे गए कामों को आगे बढ़ाया जाए, और उन्हें हम आगे चल करके अधिक से अधिक श्रद्धांजलि इसी बात की देंगे कि उन्होंने अधिकारों के लिए जागरूकता की बात कही थी, वो हमें आगे बढ़ाना है, आगे करना है। मैं एक बात फिर भगवान की यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और हम सब उनके उद्देश्य, सिद्धांत और संघर्ष निर्णयों से प्रेरणा लेकर आगे देशवादी समाज की सेवा करते रहे। यही मेरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, हम जब इतना बड़ा मौका था और गूगल मीट पे कई लोगों द्वारा ऐसे शरारत करके प्रोग्राम को व्यथित किया गया, तो क्या मैसेज आपका रहेगा लोगों के लिए? ये बात तो बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इस तरह की घटनाएं बिल्कुल निंदनीय तो है ही है। और साथ में जिन लोगों ने ऐसा किया, कोई न कोई संसाधन ऐसा होना चाहिए कि उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये बात मजाक जैसी करना किसी के दुखद समय में, ये बात बिल्कुल गलत है और ये निंदनीय है। और निंदा हम करते हैं इसकी, और हम भी करने वाले हैं, लोकसभा करेंगे, बातचीत करेंगे। और इस तरह की घटना दोबारा मैं समझता हूँ पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पर जिसका भी ये मंसूबा था हमने फेल किया, हमारी टीम ने दोबारा से इसको चलाया और फोन के माध्यम से, तो टीम का भी आभार और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी हिम्मत नहीं आ रही। जैसे डिस्टर्बेंस आया था, मैंने तुरंत आपको फोन किया और इमीडिएटली आपने रिप्लाई किया कि मैं डायरेक्टली फोन करने के लिए करूँगा। तो अच्छा लगा, आपकी हिम्मत का भी मैं वो करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह जब आप सामाजिक तत्व समस्याओं में बाधा पहुँचाते हैं तो हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सही काम कभी रुकेगा नहीं, कुछ भी करें, सही काम तो होगा ही होगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो सिंघवी जी कोशिश करें, प्रीति मैम भी थी हमारे साथ, तब उनको लेने की, और कुछ ही समय अब हमारे पास बचा है।
कल सुन सकते हैं और अगला शो भी तैयार है। और एक बहुत बड़ा लॉस है पर्सनल हमारी कम्युनिटी के लिए। फोन कॉल फ्लड्स आ रहे हैं, हर वर्ग से फोन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कितनी फैन फॉलोइंग थी पिंचा सर की। अभी भी सैकड़ों कॉल हैं जो मैं नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ। कोशिश हमने पूरी की है, जिनके भी जो मंसूबे थे वो उन पे वो खरे नहीं उतरे हैं, और इसी तरह रेडियो उड़ान की टीम काम करती रहेगी। तो प्रीति मैम से कोशिश करते हैं राब्ता करने की। जी नरेश। बिल्कुल, जिस तरह से लोग उनसे उनके बारे में बात करना चाहते हैं और अपनी चीजें शेयर करना चाहते हैं, वो अब बताता है कि एक पर्सनालिटी ऐसी जो हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचे, जिसकी बात, जो उनका काम करने का तरीका शायद वो इतना बढ़िया था कि लोग हर तरह उनको पहचान देते हैं। नरेश, हमारे साथ एक और कॉलर है, माफी आपको टोकता हूँ, समय की भी कमी है। शैलेंद्र हमारे साथ हैं। गिने चुने यंगस्टर्स जो बहुत क्लोज थे पिंचा सर के साथ, उनमें शैलेंद्र का भी नाम है। शैलेंद्र, कैसे याद कर रहे हैं आप पिंचा सर को? शायद डिस्कनेक्ट हो गया, कोशिश करता हूँ दोबारा से लेने की। तनिष, प्रीति मैम है हमारे साथ में। प्रीति मैम, आपने वैसे रिटर्न में मैसेज दिया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जी। नहीं, एक्चुअली पिंचा सर मेरे सीनियर थे और मैं उनसे पहली बार एक्शन एजेंट थी बहुत साल पहले। मैं शॉप में जॉब करती थी। केम अक्रॉस बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत डेडिकेटेड, बहुत पैशनेट पर्सन जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए मतलब अपनी जान से जुटे हुए थे। तो मैं बहुत इंस्पायर हुई। तो उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, दोस्त बन गए। और उसके बाद उन्होंने मतलब उनकी और मेरी हमेशा थॉट एक जैसी रही। लेकिन मुझे सच में जिस दिन मुझे पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस दिन से मैं प्रेयर कर रही हूँ कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाए। लेकिन आज की न्यूज़ सुन के तो मतलब आई हैव लॉस्ट अ ग्रेट फ्रेंड एंड आई थिंक हमारी कम्युनिटी के लिए जो इतना काम किए हैं, आई थिंक बहुत कम लोग इतनी डेडिकेशन से और इतनी ऑनेस्टी से कम्युनिटी के लिए इतने काम कर रहे हैं। एंड आई प्रे फॉर द फैमिली एंड हिज सोल मच रेस्ट इन पीस। और उनके जितने भी हमारे थॉट्स हम एक्सचेंज करते थे बातों में और फोन पे और उस तरीके से, तो मैं भी कोशिश करूंगी जरूर कि उनके सपने का थोड़ा सा हिस्सा मैं भी पूरा करूं। तो मेरी तरफ से, सिल्वर लाइनिंग की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा एक लॉस है। एंड मैं अपनी श्रद्धांजलि अपनी ही नहीं, हमारी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नरेश, शैलेंद्र को ऐड करें और शायद लास्ट कॉलर होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ अविनाश शाही हैं जो जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शाही, बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रीफली जरा बताएं कैसे याद कर रहे हैं पिंचा सर को? तो पिंचा सर का कंट्रीब्यूशन के बारे में मैंने पूरा प्रोग्राम सुना, सब लोगों ने बताया, लेकिन जो यंगस्टर्स के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही मतलब उनका जो मतलब कि वो पैरेलल कंट्रीब्यूशन है। मैं बताऊं आपको जी, पिछले 8-9 साल पहले से उनसे रेगुलरली मैं टच में था और लगभग उनसे महीने में 2-4 बार मेरी बातचीत हो जाती थी। मैंने उनके सीसीपीडी वो टेनियर में रहते हुए भी आई जस्ट रोट अ ट्रिब्यूट फॉर हिम। वो 2014 में वो आज मैंने शेयर भी अपना किया है फेसबुक पे सब जगह। उसको बहुत लोग साइट भी अपना कर रहे हैं। लेकिन द थिंग इज कि ये जो आर्काइविंग है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी जो लेगेसी है उसको हमको बचा के रखना है। यंगस्टर्स को उन्होंने बहुत इंकरेज किया। उन्होंने जो भी काम किया, आई वाज इन टच विद हिम, आई वेंट टू हिज होम आल्सो। उनकी वाइफ से भी मेरा मिलना हुआ। इनफैक्ट एनएफपी के चुनाव में भी उनका मतलब कि चुनाव से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ही wanted that the transparency and accountability has to be fixed.
ये वो हमेशा ही चाहते थे। और यही वजह है, जैसा सतेंद्र सर ने भी शुरू में बताया, कि वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के इतने बड़े एडवोकेट थे कि वो उनकी सीसीपीडी का जो टेन्योरशिप था उसका एक्सटेंशन नहीं मिला उनको, बिकॉज he wanted that anti-corruption, system should prevail in everywhere, and this was the reason, why he was not provided extension in his CCPD tenureship. तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। उनके साथ मेरी बहुत बड़ी एक मतलब कि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी, वो चुनाव में ही नहीं लेकिन उससे पहले भी। हम लोग तो मैं तो मान लो 32 साल का यूथ, इतना इंकरेज किया, इतना एडवाइस किया कि हम लोगों के ऊपर अब ये जिम्मेवारी है कि उनकी लेगेसी को संभाल के रखना है। किस प्रकार से एडवोकेसी हमने उनसे ही सीखी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश बात करने के लिए। और बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास, एक कॉलर और हैं, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं स्काइप पे। शैलेंद्र बहुत बहुत स्वागत है, बताएं कैसे याद कर रहे हैं पिंचा सर को। थैंक यू नरेश जी। सबसे पहले बड़ी दुख की खबर मिली, वो भी सुबह सुबह, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और मैं मानता हूँ हमारी कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा क्षति और झटका लगा है। मेरा पर्सनली मेरा सौभाग्य था जो कि पिछले 7-8 साल से, लगभग 10 ईयर से मैं सर के साथ बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिला। सीसीपीडी जब वो चीफ कमिश्नर बने थे उससे पहले और अभी तक मैं सर के साथ बहुत क्लोजली मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो उनकी एक जो ताकत थी एडवोकेसी, मैं मानता हूं कि मैंने लगभग सब कुछ एडवोकेसी में उन्हीं से सीखा, जो कि 2011 से मैं उनके साथ जब वो चीफ कमिश्नर बने थे और आज तक, और उसके बावजूद भी जब वो सीसीपीडी कमिश्नर से रिटायर हो गए थे उसके बावजूद भी वो बहुत एक्टिव रहते थे। और मेरे को हमेशा एक मेरा सौभाग्य रहता था, मैं उनको बहुत सारे प्रोग्रामों में एज अ अतिथि और मार्गदर्शन के तौर पे वो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में आए थे, चाहे वो समर्थन का हो, क्रिकेट का हो, कार रैली रही हो, जो भी मैंने अपने प्रोग्राम दिल्ली में किए। उसके अलावा उनका जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन हमारी कम्युनिटी के लिए किया है, मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा पिछले 7-8 सालों में, और पर्टिकुलर उनके टेन्योर में सीसीपीडी कमिश्नर के तौर पे एक आईना दिखाया था उन्होंने देश को और डिसेबिलिटी कम्युनिटी को, कि अगर डिसेबल्ड कोई भी पर्सन है इस चेयर पे बैठेगा तो वो किस तरीके से हम लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सकता है और किस तरीके से उसको एक एग्रेसिव एक नेचर से उसको काम करना चाहिए हमारी कम्युनिटी के लिए। आज भी अभी भी प्रत्येक दिन वो यूट्यूब पे वीडियोस और अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशंस तक वो शेयर कर रहे थे। उनका मानना ये था कि जितने ज्यादा हम लोगों अपनी कम्युनिटी से लोग एडवोकेसी में आगे आए उतना ही ज्यादा हमारी कम्युनिटी को फायदा होगा। मुझे आज भी याद है जब वो एक्शन 8 में थे और मैं जब उस टाइम पे लेनर्ड चेशार के साथ एडवोकेसी ग्रुप चला रहा था, यंग वॉइस करके, उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा हम लोगों को मेंटरशिप दी थी और वो हमारे प्रत्येक क्लास में आते थे जब हम लोगों की मेंटरशिप, जब एडवोकेसी क्लासेस वगैरह होती थी। और आज मैं जो भी कुछ हूँ एडवोकेसी में, आज उनका बहुत बड़ा मेरे पर्सनल लाइफ में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। तो मेरे लिए भी और कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा ये क्षति है। और मैं तो अपनी कम्युनिटी को एक रिक्वेस्ट कहूंगा कि देखिए, आज अगर आप हकीकत में अगर आप लर्न करना चाहते हो और कुछ सीख लेना चाहते हो, आज हमारी कम्युनिटी को रियली में पैशनेट एडवोकेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यूथ लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। और एडवोकेसी में आप जिस भी स्थान पे हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपको एक कुछ परसेंटेज अपनी कम्युनिटी के लिए एडवोकेसी में आपको अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि मुझे आज जो लग रहा है कि देखिए, एडवोकेसी में लोगों की बहुत ज्यादा कमी है। गिने चुने लोग हैं जो कि हमारे पूर्वज हैं या मार्गदर्शन के तौर पे अभी हैं, बट हमारे आने वाली जनरेशन नौकरी मिल जा रही हैं। पर वो ये मत भूलना कि जिन लोगों की वजह से आप लोगों को मिली है, उन्होंने बहुत हम लोगों के लिए किया था, जिनमें से एक पिंचा सर है जिनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता।
जो भी हमारा है। धन्यवाद दानिश जी और थैंक यू शैलेंद्र। आइए मिलके पिंचा सर की लेगेसी को आगे लेके चलते हैं, उनकी विजन को एक्सपेंड करते हैं। समय बिल्कुल अब इजाजत नहीं दे रहा। हमारी पूरी टीम की ओर से उनकी फेरी को हमारा सहयोग उनके साथ रहेगा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। और उनसे हमारी कम्युनिटी के बाकी लीडर्स को भी सीखना चाहिए कैसे यंगस्टर को एनकरेज करना चाहिए, कैसे उन्हें आगे लेके जाना चाहिए। अगला शो इंक्लूसिव एजुकेशन, उनकी विजन को आगे ले जाते हुए आइए अब शो सुनते हैं। और बहुत बहुत आप लोगों का आभार, आप लोग जुड़े और इससे पता चलता है साहब कितनी फैन फॉलोइंग है। अभी भी सैकड़ों कॉल हम नहीं ले पाए, उसके लिए माफी चाहते हैं और आगे से मेक श्योर करेंगे कि किसी तरह की कोई इंटरप्शन बीच में ना आए। हम फिर से एक बार सबको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।